हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। अध्याय 2021। हालांकि इसके बाद जो हुआ वह लरेन की उम्मीदों से कोसों दूर था। चोजन वंस के भव्य आयोजन के बाद साहिल आसमान में ऐसे उड़ा जैसे वह किसी रॉकेट पर सवार हो। उसे पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली बनने में ज्यादा समय नहीं लगा। फिर वह मजे करने के लिए मिल्की वे भी गया। जब वह वहां था तो वह मिल्की वे का मास्टर बन गया। लरेन ने अपनी किस्मत स्वीकार कर ली थी और अपनी पूरी जिंदगी टूटे हुए आत्मसम्मान के साथ बिताने के लिए तैयार थी। लरेन को जिसकी उम्मीद नहीं थी वह था सेलेस्ट द्वारा खोजा जाना। फिर वह स्टार किंगडम आए, इरिडेसेंट कॉन्टिनेंट में शामिल हुई और 4 प्रतिष्ठित एल्डर्स की शिष्या बनी। उस समय वह अभी भी थोड़ी उत्साहित थी। उसने सोचा था कि उसके पास अभी भी अपनी इच्छा पूरी करने का मौका है। जब तक वह 4 प्रतिष्ठित एल्डर्स के साथ कड़ी मेहनत करेगी वह अंततः साहिल की बराबरी कर लेगी और गर्व से उसके सामने खड़ी हो सकेगी। हालांकि हकीकत ऐसी नहीं थी। धीरे धीरे लरेन को एहसास हुआ कि कुछ गलत था। यकीनन उसके टीचर्स उतने ही स्वार्थी थे जितनी उसने उम्मीद की थी। हालांकि उसके पास विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। सच कहूं तो भले ही लरेन इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह अपने दिल में सेलिना और अन्य महिलाओं से ईर्ष्या करती थी। यही कारण था कि स्टार किंगडम के रास्ते में उसने सभी के साथ ठंडा व्यवहार किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि उनके बीच क्या अंतर था। साहिल इतनी सारी महिलाओं को स्वीकार कर सकता था, लेकिन उसने उसे ठुकरा दिया। सेलिना को छोड़कर लरेन को नहीं लगता था कि वह साहिल के आसपास की किसी भी महिला से कमतर थी। उसने यहां तक महसूस किया कि वह सेलिना से भी नहीं हारेगी। ज्यादा से ज्यादा वे बराबरी की थीं और उन दोनों की अपनी ताकत थी। लेकिन साहिल ने उसे क्यों ठुकराया? लरेन आज भी इस बात को लेकर परेशान रहती थी। वह वास्तव में साहिल का आमना सामना करना चाहती थी, लेकिन वह खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। यह जवाब वास्तव में बहुत सरल था। अगर लरेन और सेलिना और अन्य लोग आपस में मिलते जुलते तो उसे इन लोगों से ही जवाब मिल गया होता। साहिल की सभी महिलाओं को उसके साथ रहने की अनुमति उनके लगातार पीछा करने और परेशान करने के कारण मिली थी और उन सभी को पहले ठुकराया गया था। भले ही वे आसपास रहीं, लेकिन साहिल ने उन्हें मान्यता नहीं दी थी। उसने केवल एक गर्लफ्रेंड सीलिया को स्वीकार किया था। इसके बावजूद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वे तब तक ठीक थी जब तक वे साहिल के साथ रह सकती थीं। साहिल का कोमल दिल और साथ में सीलिया का आग में घी डालना इस वर्तमान अराजक स्थिति का कारण बना। इस बीच लरेन बचपन से ही हजारों लोगों द्वारा प्यार की जाने वाली महिला थी जिसने उसके गर्वित चरित्र में योगदान दिया था। वह कभी भी किसी पुरुष के सामने उसे स्वीकार करने के लिए विनम्रता से भीख नहीं मांग पाएगी। साहिल द्वारा खुद पहल करने की संभावना और भी कम थी। जहां तक वर्तमान स्थिति का सवाल है, वह पहले से ही काफी दबाव में था। वह महिलाओं को मना तक नहीं कर पा रहा था तो वह दोबारा उन्हें उकसाने की हिम्मत कैसे करता? दोनों के व्यक्तित्व ने उन्हें 2 समानांतर रेखाओं की तरह बना दिया था जो कभी दूर नहीं थीं। वे एक दूसरे को देख सकते थे, लेकिन वे कभी नहीं मिलेंगे। उसकी इच्छाशक्ति कमजोर से और कमजोर होती जा रही थी। लरेन की चेतना थोड़ी धुंधली होने लगी। एरा और उसकी बहनों की आवाजें बाहर चिल्लाते चिल्लाते फटने लगी थीं। उन सभी ने अपनी खून जैसी लाल आंखें फाड़ दीं। जैसे ही उन्होंने लरेन को धीरे धीरे लड़खड़ाते और बेहोश होते देखा, चारों बहनें गुस्से से कांप उठीं। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिस पर उन्होंने अनगिनत रिसोर्सेज और कठिन प्रयास खर्च किए थे। उन्होंने इस अवसर को बनाने के लिए भारी बलिदान भी दिए थे। अध्याय 2022। जब उन्होंने अपनी पिछली सारी मेहनत बेकार जाते देखी तो वे क्रोधित और आग बबूला क्यों नहीं होंगी? बाहरी रिसोर्सेज तो ठीक थे, हालांकि वे अपने शरीर को थकाने के बाद काफी समय तक आराम करने के बाद ही ठीक हो सकती थीं। एक बार जब उन्होंने यह मौका गंवा दिया तो उन्हें दूसरा मौका कभी नहीं मिलेगा। यहां तक कि लरेन की फाउंडेशन के खत्म होने की संभावना भी थी। अगर ऐसा हुआ तो वह नई ट्रेनिंग लेने में सक्षम नहीं होगी। उन्होंने आखिरकार फॉरबिडन टेक्निक का उपयोग करने का मन बना लिया था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उन्हें यह परिणाम मिला। चारों बहनें किसी भी कीमत पर इसे स्वीकार नहीं कर सकीं। लरेन आखिरी पल में बेहोश होने वाली थी, लेकिन उसे भ्रम होने लगा। वह अपने सपने में साहिल से मिली और वहां केवल वे दोनों थे। ये पहली बार था जब लरेन अकेले साहिल से मिली थी। उसने अपने मन में अनगिनत बार इस दृश्य की कल्पना की थी, लेकिन इस बार लरेन ने कोई डर या झिझक नहीं दिखाई। उसने सीधे साहिल का सामना किया और गंभीरता से पूछा, साहिल, तुमने सोमोलैंड में सभी चोजन वंस के सामने भव्य आयोजन में मुझे क्यों ठुकराया? चोजन वंस का भव्य आयोजन मैंने खुद शुरू किया था, इसलिए यदि तुम पहले स्थान पर आए थे तो तुम्हें नियमों का पालन करना चाहिए था। चूंकि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे तो तुम आयोजन में क्यों आए? क्या तुम जानबूझकर मुझे मूर्ख बना रहे थे और सबके सामने मुझे शर्मिंदा करना चाहते थे? सही कहा, मेरे मन में यही था, साहिल ने खाली स्वर में जवाब दिया।
सामने वाले से सकारात्मक जवाब मिलने के बाद लरेन कांप उठी। उसने शांत रहने की पूरी कोशिश की। फिर उसने अपनी आंखों से गिरने वाले आंसुओं को रोका और दांत पीसते हुए पूछा, क्यों? क्यों? इसका कोई कारण नहीं है। इस दुनिया में इतने सारे कारण नहीं होते हैं। नियम शक्तिशाली लोगों द्वारा बनाए जाते हैं और मैं शक्तिशाली हूँ, इसलिए मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। तुम्हारे जैसा कचरा यह नियंत्रित करने के लायक नहीं है कि मैं क्या करता हूँ। तुम मुझसे कारण पूछना चाहती हो लेकिन तुम इसे जानने के लायक नहीं हो। साहिल का लहजा व्यंग्य से भरा था। हाँ, मैं तुम्हारे लिए कचरा हूँ, लेकिन तुम्हारे आसपास की कितनी महिलाएं कचरा नहीं हैं। मैं, लरेन लववुड, उनसे किस तरह कमतर हूँ? मुझे बताओ। लरेन लगभग दहाड़ी और पूछा, तुम उनसे बहुत बदतर हो। चाहे मैं तुम्हारी तुलना उनसे कैसे भी करूं, तुम उनके पैर चूमने के लायक भी नहीं हो। मेरे लिए वे खजाने हैं और तुम बस कचरा हो। तुम वह कचरा हो जिसे कोई नहीं चाहता। क्या तुम्हें समझ आया? साहिल ने उपहास किया। नहीं, मैं कचरा नहीं हूँ, मैं कचरा नहीं हूँ, मैं कचरा नहीं हूँ। लरेन बड़बड़ाए, तुम न केवल कचरा हो बल्कि बेकार, अवांछित कचरा भी हो। हा हा हा। साहिल की व्यंग्यात्मक हंसी लरेन के कानों में गूंज उठी। मैं कचरा नहीं हूँ, फिर मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मुझे याद है, मैं लरेन लववुड हूँ। मैं लरेन लववुड हूँ जिसे बचपन से ही हजारों लोगों ने प्यार किया है। मैं जहाँ भी जाती हूँ हमेशा सितारा होती हूँ। साहिल, मैं तुम्हें साबित करना चाहती हूँ कि तुम गलत हो। मैं, लरेन लववुड, कचरा नहीं हूँ और मैं अवांछित कचरा नहीं हूँ। लरेन, जो बेहोश होने वाली थी, अचानक जाग गई। उसके शरीर और आत्मा की पीड़ा फिर से जाग उठी। हालांकि उसके लिए साहिल द्वारा कचरा समझा जाना साहिल द्वारा तिरस्कृत होने से बेहतर था। ये दर्द कुछ भी नहीं था। लरेन इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं थी। साहिल उसके लिए जीवन भर के दर्द का विषय बन गया था। वह चाहे कुछ भी हो जाए साहिल से स्पष्टीकरण मांगकर रहेगी। जब लरेन होश में आई तो चारों बहनें बहुत खुश हुईं। वे अभी हार मानने ही वाली थीं। अप्रत्याशित रूप से एक नई आशा जगी। इस लड़की की इच्छाशक्ति इतनी मजबूत थी और उसने जबरन इस बाधा को पार कर लिया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। चारों बहनों ने एक दूसरे की ओर देखा और वे एक दूसरे की आंखों में खुशी देख सकती थीं। ईश्वर उनके प्रति बहुत दयालु था। इस लड़की की इच्छाशक्ति के साथ वे एक ही झटके में अपना काम पूरा कर सकती थीं। अध्याय 2023। चारों बहनों द्वारा की गई फॉरबिडन टेक्निक लरेन की ताकत को जबरन बढ़ाने के लिए थी। यह उसके शरीर और आत्मा पर भारी बोझ डालेगी जबकि अंतिम परिणाम लरेन की इच्छाशक्ति पर निर्भर करेगा। शुरुआत से ही चारों बहनें लरेन को सीधे सेंट रेल्म में प्रमोट नहीं करना चाहती थीं। उनका लक्ष्य केवल उसे पीक सॉवरन रैंक तक पहुंचाना था। लरेन को सेंट रेल्म को पार कराने के तरीके के बारे में वे तब तक प्रतीक्षा करेंगी जब तक कि वह स्थिर न हो जाए। कुछ समय के लिए उन चारों को लगा कि लरेन की इच्छाशक्ति इसके लायक नहीं है और वह इतने लंबे समय तक इस प्रक्रिया को सहन नहीं कर पाएगी। दूसरे, लरेन की ताकत जितनी अधिक होगी, चारों बहनों का बलिदान उतना ही अधिक होगा। लरेन को अटर्नल रेल्म की बाधाओं को पार करने और सेंट रेल्म तक पहुंचने में मदद करने के बाद चारों बहनों की ताकत एक स्तर गिर जाएगी। यदि एक ट्रू सेंट का एक स्तर गिर जाता है तो वे प्री सेंट बन जाएंगी। किसी ऐसे व्यक्ति को सेंट बनाने के लिए जो अटर्नल भी नहीं था, 4 ट्रू सेंट्स के प्रत्येक का एक स्तर बलिदान करना इतना बड़ा नुकसान था। ये बिल्कुल भी इसके लायक नहीं था। कोई भी ऐसा नहीं करेगा जब तक कि वे लेवल 8 या 9 सिविलाइजेशन में किसी सुपर पावर के वारिस न हों। तभी उनके लिए इस फॉरबिडन टेक्निक का उपयोग करना संभव होगा। किसी अन्य फोर्स का कौन इसे वहन कर सकता है? ट्रू सेंट्स मामूली पात्र नहीं थे। वे किसी भी सिविलाइजेशन के मुख्य आधार होंगे। एरर और उसकी बहनें ऐसा नहीं करना चाहती थीं, अन्यथा उन्होंने अब तक प्रतीक्षा नहीं की होती। वे पहले भी सेलेस्ट पर इसका इस्तेमाल कर चुकी थीं। इसके बाद वे आखिरकार वापस ट्रू सेंट रैंक पर आ गईं, तो कौन वापस निचले रैंक पर जाना चाहेगा? हालांकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। स्टार किंगडम में अराजकता आ रही थी और एक अजीब सेक्रेट सेंट ने आइस सोल एक्सकैलिबर चुरा ली थी। इसलिए उनके पास लरेन के कदम दर कदम आगे बढ़ने की प्रतीक्षा करने का समय नहीं था। इसलिए वे केवल लरेन की ताकत में सुधार करने के लिए फॉरबिडन टेक्निक्स का उपयोग करने का जोखिम उठा सकती थीं। उन्हें एक रैंक कुर्बान करने में भी कोई आपत्ति नहीं होगी। जब तक कार्य पूरा किया जा सकता है, उन्हें विश्वास था कि भविष्य में उन्हें इसका मुआवजा दिया जाएगा। लरेन को होश आ गया और उसका दिमाग पहले से कहीं ज्यादा साफ था। दर्द अब उसे गिराने के लिए पर्याप्त नहीं था। वह बस हार नहीं मानना चाहती थी। चाहे कुछ भी हो, उसे बेशर्मी से साहिल के सामने खड़ा होना था और स्पष्टीकरण मांगना था। जब से साहिल ने उसे चोजन वंस के भव्य आयोजन में अनगिनत चोजन वंस के सामने ठुकराया था, साहिल लरेन का जुनून और दुख तीरक बन गया था। यदि उसे स्पष्टीकरण नहीं मिला तो वह मौत में भी संतुष्ट नहीं होगी। होश में आने के बाद उसने तुरंत आसपास की ऊर्जा को पागलों की तरह अवशोषित करने के लिए अपना शरीर हिलाना शुरू कर दिया।
चारों बहनें लरेन को डटे रहने के लिए राजी करना जारी रखने वाली थीं। इसके बावजूद उन्होंने अचानक अपने सामने बदलाव देखा और महसूस किया कि अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने फॉर्मेशन के आउटपुट को बढ़ाना जारी रखा। चूंकि लरेन में ऐसी इच्छाशक्ति थी तो उन्हें पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। जब तक वे कार्य पूरा कर सकते थे उन्हें इसकी कीमत चुकाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट के वेस्ट एंड में फेलोज रेजिडेंस, 2 पीक सेक्रेड सेंट्स और एक लेट सेक्रेड सेंट, स्टार किंगडम के 3 शीर्ष पावर हाउसेस एक दूसरे का सामना कर रहे थे। साथ ही वे पूरे स्टार किंगडम के दिलों को छू रहे थे। माहौल जमने की हद तक गिर गया था। इस समय हर कोई बेहद नर्वस था। शायद साहिल ही एकमात्र व्यक्ति था जो शांत था। लड़ाई शुरू हो या न हो उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था। लड़ाई छिड़ गई तो वह डरने वाला नहीं था, लेकिन अगर कोई लड़ाई नहीं हुई तो वह उदासीन भी था। कुछ समय के लिए ज़ेनॉन कार्रवाई करने में हिचकिचा रहा था, क्योंकि वह जानता था कि वह अपने सामने मौजूद 2 लोगों को नहीं हरा सकता। जबरन कार्रवाई करने का उल्टा असर होगा और उसे खुद को अपमानित करना पड़ेगा। हालांकि ज़ेनॉन इतने लंबे समय से तैयारी कर रहा था, इसलिए वह इस तरह पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होगा। अध्याय 2024। यदि उन्होंने आज फेलोज फैमिली पर कब्जा नहीं किया तो स्टार किंगडम की अन्य ताकतें क्रांति शुरू करने के लिए उत्प्रेरक की प्रतीक्षा करना जारी रखेंगी। यदि ऐसा हुआ तो स्टार किंगडम अराजकता में नहीं गिरेगा। पैल्मोर फैमिली के पास भी पुनर्मिलन का कोई मौका नहीं होगा। इस तरह आग सुलगाने और इमॉर्टल डेटी बनने की ज़ेनॉन की योजना साकार नहीं हो सकती थी। समय के साथ स्थिति उसके लिए और भी प्रतिकूल हो जाएगी। उदाहरण के लिए यदि 2 और शक्तिशाली सेक्रेड सेंट्स छिपकर बाहर आ गए। सिड तीनों में सबसे कमजोर था। इसके अलावा वह घायल था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से कुछ भी नहीं करना चाहता था। यदि फेलोज फैमिली को आज कोई ऐसा पीक सेक्रेड सेंट नहीं मिला होता जो ज़ेनॉन के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके तो वह सामने नहीं आता। सिड के लिए अभी भी इसे स्वीकार करना मुश्किल था। स्टार किंगडम में एक और पीक सेक्रेड सेंट छिपा हुआ है और मुझे पता तक नहीं चला। सेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख के रूप में सिड अंधेरे में छिपे अधिकांश पावर हाउसेस को जानता था। हालांकि उनमें से कोई भी पीक सेक्रेड सेंट रैंक तक नहीं पहुंचा था। ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी भोला था। हालांकि स्टार किंगडम केवल एक लेवल 7 सिविलाइजेशन थी, इसने अनगिनत युगों का अनुभव किया था। इसलिए यह बहुत आश्चर्यजनक नहीं था कि कुछ पुराने राक्षस अंधेरे में छिपे हुए थे। हालांकि सिड को यह समझ नहीं आया कि डिवाइन फायर को सुलगाने का रास्ता खोजने की कोशिश करने के बजाय पीक सेक्रेड सेंट ने छिपना क्यों चुना। क्या वह स्वास्थ्य लाभ कर रहा है? यही एकमात्र संभावना है। ज़ेनॉन अभी भी विचार कर रहा था, लेकिन साहिल अधीर हो रहा था। बस हमें बताओ कि तुम लड़ना चाहते हो या नहीं। इतना समय बर्बाद करने का क्या फ़ायदा? अरे नौजवान, क्या तुम अभी भी लड़ना चाहते हो? तुम्हें मेरी पुरानी हड्डियों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ और राउंड तक टिक सकता हूँ। अन्यथा थोड़ी देर बाद मेरे प्रिय शिष्य द्वारा फिर से मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। वह दावा करेगा कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, जबकि मैंने अभी तक तुमसे गंभीरता से लड़ाई भी नहीं की है। साहिल के क्लोन ने ज़ेनॉन की ओर देखा और धीरे से कहा, बूढ़े आदमी, क्या तुम सच में ये कर सकते हो? साहिल के में फॉर्म ने फिर से आग्रह किया, तुम बदतमीज, चुप रहो। क्या तुम्हें लगता है कि एक पीक सेक्रेड सेंट कमजोर होता है? खैर, क्या तुम हमेशा मेरे सामने अपनी डींगे नहीं हाँकते? अब तुम उन बातों पर खरे क्यों नहीं उतर पा रहे? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम पूरे समय झूठ बोल रहे थे? तुम बदतमीज, तुम सच में मुझे गुस्सा दिला रहे हो। साहिल के क्लोन के बोलने के बाद वह गुस्से की स्थिति में आ गया। बूम, उसकी ऊर्जा बढ़ गई और बस एक ही पल में अपने शिखर पर पहुंच गई। उसकी ऊर्जा अभी की तुलना में और भी प्रबल थी। यह अब पीक सेक्रेड सेंट रैंक की शुरुआत में नहीं था, बल्कि पीक सेक्रेड सेंट रैंक का शिखर था। जब सभी ने सोचा कि साहिल का क्लोन अपने शिष्य को सबक सिखाने जा रहा है, तो उसने आइस सोल एक्सकैलिबर से ज़ेनॉन की ओर इशारा किया और कहा, आओ पैल्मो बच्चे, चलो और 300 राउंड लड़ते हैं। इस बार मैं गंभीर रहूंगा, इसलिए तुम्हें अपनी असली ताकत दिखानी चाहिए। ज़ेनॉन अंदर से हिचकिचा रहा था। आक्रामक रूप से ताना मारे जाने के बाद वह वास्तव में बिना किसी रोक टोक के प्रतिद्वंद्वी से लड़ना चाहता था। फिर भी जब उसने अपने परिवार की स्थिति और सिड के चुपचाप बगल में खड़े होने के बारे में सोचा तो वह रुक गया। ये जानते हुए कि वह धीरे धीरे अपनी बढ़त खो रहा है, उसे एहसास हुआ कि वह आज जो करने आया था उसे पूरा नहीं कर सका। मैं ज़ेनॉन पैल्मो आज जो हुआ उसे याद रखूंगा। हमारे पास भविष्य में पूरी दुनिया का समय होगा। ज़ेनॉन के बोलने के बाद वह पीछे मुड़कर देखे बिना मुड़ा और चला गया। जब वह जा रहा था, उसने सेंट्स एसोसिएशन की लॉ एनफोर्समेंट टीम पर एक नज़र डाली। उसकी नज़र ने लॉ एनफोर्समेंट टीम के सदस्यों को डरा दिया और उन्होंने उसकी ओर सीधे देखने की हिम्मत नहीं की। हर कोई पीक सेक्रेड सेंट की नज़र को नहीं संभाल सकता था। पैल्मो फैमिली, पीछे हटो। ज़ेनॉन के आखिरी वाक्य ने उसके परिवार की योजना की विफलता की घोषणा कर दी।
उसने सेंट्स एसोसिएशन की लॉ एन्फोर्समेंट टीम और अपनी अधिकांश शक्ति को तैनात करने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अंत में वह निराशा में चला गया। वह सेंट्स एसोसिएशन का नया प्रमुख संभवतः एक मजाक बन जाएगा जिसके बारे में हर कोई चुपके से बात करेगा। ज़ेनॉन अपने दिल में गुस्से को दबाए हुए था और उसके पास निकालने के लिए कोई जगह नहीं थी। मामले का महत्वपूर्ण मोड़ पुराने राक्षस गुरु और शिष्य का अचानक प्रकट होना था। उनके बिना ज़ेनॉन को सिर्फ की चिंता नहीं करनी पड़ती और वह फेलोज फैमिली को नष्ट कर सकता था। अध्याय 2025। जैसे ही उन्होंने पैल्मो फैमिली को भव्य तरीके से जाते देखा, फेलोज फैमिली तुरंत खुशी से झूम उठी। वे जीत गए। उन्होंने पैल्मो फैमिली के हमले को रोक दिया। अब से फेलोज फैमिली स्टार किंगडम में स्वतंत्र होगी। अब ऐसी कोई ताकत नहीं होगी जो उन पर हमला करने की हिम्मत करेगी। ये खुशी इतनी अचानक मिली थी, इसलिए फेलोज फैमिली के अधिकांश सदस्य भावनाओं के साथ रोने लगे। एक दिन पहले वे अभी भी निराशा में थे। वे चुपचाप मौत के आने का इंतजार कर रहे थे और वे कुछ नहीं कर सकते थे। स्टार किंगडम की लगभग सभी ताकतों का मानना था कि फेलोज फैमिली का पतन तय था। सेक्रेड सेंट्स वाली कुछ शीर्ष ताकतों को छोड़कर कोई भी ताकत पैल्मो फैमिली का विरोध नहीं कर सकती थी। हालांकि केवल एक दिन बीता था और फेलोज फैमिली ने पूरी तरह से पासा पलट दिया था। न केवल फेलोज फैमिली को इसकी उम्मीद नहीं थी, बल्कि बाहरी दुनिया से देख रहे अन्य ताकतों के जासूसों को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने सोचा था कि वे एक अच्छा शो देखेंगे, लेकिन यह इतनी शांति से समाप्त हो गया। ग्रैंपा वाल, क्या हम जीत गए? कृपया मुझे बताओ कि मैं सपना नहीं देख रही हूँ, एल्बर ने धीरे से पूछा। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसके सामने सब कुछ सच था। उसे डर था कि यह सिर्फ उसकी अपनी कल्पना थी और वह पलक झपकते ही वास्तविकता में लौट आएगी। हाँ, हम जीत गए, हम जीत गए, फेलोज फैमिली जीत गई। अब से हमें कभी भी किसी के द्वारा नहीं रोका जाएगा, वलेरियो ने मुस्कान के साथ जवाब दिया। हंसते हुए भी बूढ़े की आंखों में आंसू थे। पैल्मो फैमिली उनके लिए कब से खतरा बनी हुई थी। फेलोज फैमिली ने बार बार आत्मसमर्पण किया था, लेकिन वे पैल्मो फैमिली की महत्वाकांक्षा को संतुष्ट नहीं कर सके। केवल आज ही खतरा आखिरकार पूरी तरह से गायब हो गया था। सच में, ग्रैंपा वाल, आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं सपना देख रही हूँ? एल्बर अभी भी थोड़ी सुस्त लग रही थी। सच में, ये सब सच है एल्बर। फेलोज फैमिली इस नरसंहार से बच गई और तुमने ही ऐसा किया है। यदि तुम मास्टर साहिल को नहीं जानती होती या उनके साथ अच्छे संबंध होने के कारण उन्हें वापस नहीं लाती, तो परिवार के साथ ऐसा नहीं होता, वलेरियो ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया। ये सुनकर एल्बर की खाली नज़र में आखिरकार जान आ गई। हाँ, मास्टर साहिल की बदौलत ही फेलोज फैमिली इस आपदा से बच सकी, और वह वही थी जो मास्टर साहिल को वापस लाई थी। एक निश्चित दृष्टिकोण से ये कहना अतिशयोक्ति नहीं थी कि उसने फेलोज फैमिली को बचाया। ज़ेनॉन को जाते देखने के बाद साहिल के क्लोन ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपनी पीक सेक्रेड सेंट ऊर्जा वापस ले ली। यदि वह लड़ना जारी रखता तो ज़ेनॉन निश्चित रूप से अपने तुरुप के पत्तों का उपयोग करता और वह मुकाबला अनुभव संचित करने का अवसर खो देता। साहिल अपनी आंशिक प्रीडेटी ताकत प्रकट किए बिना नहीं जीत सकता था। अब साहिल ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने का इरादा नहीं किया था। वह आपात स्थिति के लिए हमेशा कुछ ताकत बचा कर रखेगा, क्योंकि यह साहिल की लंबे समय से चली आ रही आदत थी कि कहीं कुछ अप्रत्याशित न हो जाए। जल्द ही पैल्मो फैमिली का बैटलशिप सबकी नज़रों से ओझल हो गया। हालांकि पैल्मो फैमिली के साथ आई सेंट्स एसोसिएशन की लॉ एन्फोर्समेंट टीम नहीं गई। वे सिड द्वारा बनाए गए थे और वे उसके कमान के तहत अपनी वर्तमान ताकत तक विकसित हुए थे। इसके अलावा सिड की निस्वार्थता ने टीम के लोगों का दिल जीत लिया था। इसलिए सेंट्स एसोसिएशन की लॉ एन्फोर्समेंट टीम के सभी सदस्यों के दिलों में सिड ही उनके प्रमुख थे। बाद में उनके ज़ेनॉन के पीछे चलने का कारण भी उनकी मजबूरी थी। हार के बाद से सिड दिखाई नहीं दिया था और सेंट्स एसोसिएशन की लॉ एन्फोर्समेंट टीम विरोध करने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ सकी। इसके अलावा ज़ेनॉन ने उन्हें दबाने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, इसलिए वे केवल अस्थायी रूप से आज्ञा मान सके। अध्याय 2026। अब जबकि लॉर्ड सिड वापस आ गए थे, सभी को स्वाभाविक रूप से प्रमुख की आज्ञा माननी थी। सिड को राहत मिली कि लॉ एन्फोर्समेंट टीम रुकी रही। कम से कम इन लोगों में अभी भी न्याय की भावना है और उन्होंने बुराई करने वालों की मदद करने से इनकार कर दिया। पैल्मो फैमिली के जाने के बाद फेलोज फैमिली के 3 ट्रू सेंट ग्रैंड मास्टर्स ने तुरंत साहिल के क्लोन से सम्मानपूर्वक कहा, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। फेलोज फैमिली को नरसंहार के कगार से वापस खींचने के लिए धन्यवाद। फेलोज फैमिली के सभी सदस्य आपके प्रति अत्यंत आभारी हैं। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। फेलोज फैमिली के सभी सदस्यों ने चिल्लाकर कहा। आवाज कान फोड़ने वाली थी। वे निराशा से आशा की ओर और नर्क से स्वर्ग की ओर चले गए थे। इसलिए वे बेहद उत्साहित और परमानंद में थे। मेरा शुक्रिया मत करो, उस बदतमीज का शुक्रिया अदा करो।
अगर उसने मुझे परेशान नहीं किया होता तो मैं नहीं आता, साहिल के क्लोन ने शांति से कहा। एक पीक सीक्रेट सेंट को अपनी तटस्थता और रहस्य बनाए रखना चाहिए। मुझे आप दोनों को धन्यवाद देना है, सीडर ने हड़बड़ी में कहा। फिर वह साहिल के मैं फॉर्म की ओर मुड़ा और कहा, मास्टर साहिल, हमें बचाने के लिए आपका धन्यवाद। मास्टर साहिल, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। फेलोज फैमिली ने जोर से उसका अनुसरण किया। आपका स्वागत है, साहिल ने अपना हाथ हिलाया। इस समय सेंट्स एसोसिएशन की लॉ एनफोर्समेंट टीम के कैप्टन क्विंटस ने सिड को झुककर प्रणाम किया और कहा, लॉर्ड सिड, जब से आप गए और जेनॉन प्रमुख बने, सेंट्स एसोसिएशन अब वह सेंट्स एसोसिएशन नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। अब जब आप चले गए हैं तो हमारे लिए वापस जाने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए कृपया हमें अपने पीछे आने दें। हम हमेशा लॉर्ड सिड का अनुसरण करने के लिए तैयार हैं, टीम के अन्य सदस्यों ने चिल्लाकर कहा। सिड ने सिर हिलाया। हालांकि ऐसा नहीं था कि वह लॉ एनफोर्समेंट टीम को अपने पीछे आने देने के लिए सहमत हो गया था, बल्कि वह हर किसी के रवैये से बहुत संतुष्ट था। जेनॉन का सेंट्स एसोसिएशन का प्रमुख बनना स्टार किंगडम को अनिवार्य रूप से अराजकता में धकेल देगा। इस दुनिया में जहां शक्ति सर्वोपरि थी, उसके पास पहले कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अब यह अलग था। जेनॉन की ताकत की बराबरी करने वाला एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया और सिड को अचानक एक विचार आया। यदि इस बूढ़े आदमी को सेंट्स एसोसिएशन का प्रमुख बनने के लिए मना लिया जाए तो स्टार किंगडम अस्थायी रूप से स्थिर हो सकता है। गुरु और शिष्य के बीच संवाद को देखते हुए बूढ़े का चरित्र शालीन होना चाहिए, अन्यथा वह अपने शिष्य को अपने साथ इस तरह मजाक करने की अनुमति कैसे दे सकता था। हालांकि एक समस्या हो सकती थी, बूढ़ा आदमी भी पीक सीक्रेट सेंट पर था और उसे भी अपने सामने की बाधा को पार करने के लिए डिवाइन फायर को सुलगाने की आवश्यकता होगी। क्या वह जेनॉन जैसा होगा? सिड धर्म संकट में था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने आखिरकार दांव लगाने का फैसला किया। बूढ़ा अभी अभी छिपकर बाहर आया था और उसका केवल एक ही शिष्य था, इसलिए वह कमजोर था और जेनॉन की तुलना में उससे निपटना बहुत आसान था। इस प्रकार सिड साहिल के क्लोन की ओर मुड़ा। उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बांधी और सम्मानपूर्वक कहा, ओल्ड सर, कार्रवाई करने और स्टार किंगडम को एक बड़ी लड़ाई से बचाने के लिए आपका धन्यवाद। साहिल को उम्मीद नहीं थी कि सिड अचानक उसका अभिवादन करेगा। न्याय से भरे और अनगिनत लोगों द्वारा सम्मानित इस बूढ़े आदमी का सामना करते हुए वह नखरे नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने विनम्रता से उत्तर दिया, लॉर्ड सिड, आपका स्वागत है। मैं भी बस वही कर रहा हूं जो मुझे मेरे दिल और आत्मा का उपयोग करके सौंपा गया था। चाहे कुछ भी हो, आपने स्टार किंगडम के लिए एक नेक काम किया है। यदि मैं आपसे एक एहसान मांगने की हिम्मत करूं तो मैं आपको एक निजी सभा में आमंत्रित करना चाहूंगा। सिड ने आमंत्रित किया। साहिल नहीं जानता था कि बूढ़ा आदमी उससे क्या चाहता है। इसके अलावा वर्तमान स्थिति में मना करना मुश्किल था, इसलिए वह सहमत हो गया। बिल्कुल लॉर्ड सिड, आपके बाद सर, आप दोनों को फेलोज रेजिडेंस आना चाहिए और मैं तुरंत आप दोनों के लिए एक कमरे की व्यवस्था करूंगा, सीडर ने तुरंत कहा। तकलीफ के लिए धन्यवाद, सिड ने मना नहीं किया। फेलोज रेजिडेंस उनके ठीक नीचे था, इसलिए उनके लिए वहां मिलना बहुत सुविधाजनक था। लॉर्ड सिड, आप बहुत दयालु हैं। आप दोनों की सेवा करना फेलोज फैमिली के लिए सम्मान की बात है, सीडर ने उत्साहपूर्वक कहा। ये दोनों वर्तमान में स्टार किंगडम के शीर्ष 3 पावर हाउसेज में से थे, इसलिए यदि वे फेलोज रेजिडेंस को संरक्षण देने के लिए तैयार थे तो यह निश्चित रूप से फेलोज फैमिली के इतिहास में सबसे बड़ा सम्मान होगा। अध्याय 2027 फेलोज रेजिडेंस। एक पुराने और शांत कमरे में साहिल का मैं फॉर्म, उसका क्लोन और सिड एक साथ बैठे थे। सिड ने अपने सामने मौजूद बूढ़े आदमी और जवान आदमी की ओर देखा। उसने गुरु और शिष्य की ऐसी अजीब जोड़ी कभी नहीं देखी थी। किस तरह के गुरु और शिष्य ऐसे होंगे? शिष्य ने गुरु का बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया, लेकिन गुरु को कोई परवाह नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वे दोनों पिता और पुत्र हों? अन्यथा एक पीक सीक्रेट सेंट के लिए अपने शिष्य को इतनी अच्छी तरह सहन करना और अनादर के बारे में हंगामा न करना कैसे संभव हो सकता था? सबके सामने उसके शिष्य ने उसका मजाक उड़ाया और फिर उसे खुद को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। शायद बुढ़ापे में उसे यह बेटा मिला हो। उसके बेटे में उत्कृष्ट प्रतिभा रही होगी और वह कम उम्र में ही ट्रू सेंट बन गया होगा और इसीलिए उसने इस व्यवहार को सहन किया। अन्यथा गुरु शिष्य का रिश्ता चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, गुरु के लिए इस तरह के व्यवहार की अनुमति देना असंभव था। सिड ने अपने दिल में फैसला किया कि सामने वाले दो लोगों के बीच का असली रिश्ता पिता और पुत्र का था। क्या मैं जान सकता हूं कि आपको मुझसे क्या चाहिए था, लॉर्ड सिड? साहिल के क्लोन ने पूछा। सर, जेनॉन सेंट्स एसोसिएशन का प्रमुख बन गया है और वह निश्चित रूप से स्टार किंगडम में अराजकता पैदा करने का रास्ता खोजेगा। वह स्टार किंगडम में तबाही मचाएगा और फिर तीसरे पक्ष के रूप में लाभ उठाएगा। फेलोज फैमिली का विनाश तो बस शुरुआत थी और इसके बाद वह सिलसिलेवार कार्रवाई करता। अब स्टार किंगडम में केवल आप ही हैं जो जेनॉन से निपट सकते हैं, सर।
स्टार किंगडम की स्थिरता और समृद्धि के लिए मेरा एक गुस्ताख अनुरोध है जिसे मुझे उम्मीद है कि आप स्वीकार करेंगे, सिड ने गंभीर आवाज में कहा। साहिल ने अपने सामने मौजूद उस बूढ़े आदमी को देखा जो पूरे स्टार किंगडम की सुरक्षा के बारे में चिंतित था और वह उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। कुछ चीजों का दिखावा नहीं किया जा सकता था, यहाँ तक कि एक लेट सेक्रेड सेंट भी साहिल की मजबूत धारणा के तहत नाटक नहीं कर सकता था। सिड वास्तव में स्टार किंगडम के सभी मनुष्यों के बारे में चिंतित था। उसने बिना किसी कारण के सबका सम्मान हासिल नहीं किया था। ये सिड के सेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख के रूप में सेवा करने के बाद से बनाए गए नियमों की श्रृंखला से देखा जा सकता था। अब जब चीजें इस बिंदु तक विकसित हो गई थीं, तो साहिल मना नहीं करेगा यदि वह मदद कर सकता है। वह इसे केवल एक अच्छे काम के रूप में मानेगा क्योंकि वह स्टार किंगडम को अराजकता में गिरते हुए नहीं देखना चाहता था। अंत में यह हम लोग ही थे जो इससे आहत होंगे। जब अमर लड़ते थे तो नश्वर लोगों को कष्ट होता था। एक शक्तिशाली सेंट के एक साधारण हमले से अनगिनत आम इंसानों की मौत हो जाएगी। सेंट माइक का सामना करते हुए सेंट रेल्म से नीचे का कोई भी व्यक्ति विरोध नहीं कर पाएगा। कृपया मुझे बताएं, लॉर्ड सिड। साहिल ने तुरंत अपना रुख व्यक्त नहीं किया। उसे अभी भी नहीं पता था कि यह क्या था, इसलिए सहमत होना बहुत जल्दबाजी होगी। वह फैसला लेने से पहले इंतजार करेगा कि दूसरे व्यक्ति को क्या कहना है। सर, मैं आपको सेंट्स एसोसिएशन का प्रमुख बनने की सिफारिश करना चाहता हूं। हमें ज़ेनॉन को पद से हटा देना चाहिए ताकि उसके लिए अपनी योजना को लागू करना बहुत अधिक कठिन हो जाए। इसके अलावा आपकी ताकत के साथ वह गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं करेगा। सिड ने गहरी सांस ली और कहा, यह निर्णय उनके सावधानीपूर्वक विचार का परिणाम भी था। यद्यपि फेलोज फैमिली पर कब्जा करने की ज़ेनॉन की योजना बाधित हो गई थी, वह निश्चित रूप से इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। वह निश्चित रूप से अराजकता पैदा करने के अन्य तरीकों की तलाश जारी रखेगा। केवल ज़ेनॉन को सेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख के पद से हटाकर ही उसे अस्थायी रूप से रोका जा सकता था। जहां तक भविष्य की बात है, वे उस पुल को तब पार करेंगे जब वे वहां पहुंचेंगे। उन्हें पहले वर्तमान संकट को हल करना चाहिए। जब साहिल ने सिड की बात सुनी तो उसे लगा कि उसका दिमाग खाली हो गया है। यह क्या बकवास है? मुझे सेंट्स एसोसिएशन का प्रमुख बनना चाहिए। क्या आप निश्चित हैं कि आप मजाक नहीं कर रहे हैं? मेरे पास इसके लिए समय कैसे होगा? मेरे क्लोन को ब्लड एसेंस की आवश्यकता है और इसमें प्रति बूंद 1 घंटा लगता है, कोई अपवाद नहीं। हालांकि 1 या 2 बूंदें या यहाँ तक कि 30 या 50 बूंदें अभी के लिए कुछ भी नहीं है। क्या मैं कुछ समय बाद थक नहीं जाऊंगा? अध्याय 2028। इसके अलावा साहिल ने पहले ही सीलिया और अन्य लोगों के साथ चर्चा की थी कि फेलोज फैमिली के मामले को सुलझाने के बाद वह सबको रहने के लिए वापस अर्थ ले जाएगा। उसके पास इसे संभालने के लिए समय या पर्याप्त ब्लड एसेंस नहीं था। वह अन्य चीजों पर विचार कर सकता था लेकिन इस पर नहीं। लॉर्ड सिड, मैं सभी जीवित प्राणियों की सुरक्षा के बारे में आपकी परवाह के लिए आपकी बहुत प्रशंसा करता हूं और मैं आपकी यथासंभव मदद करना चाहता हूं, लेकिन मुझे खेद है, मैं टीएसए का प्रमुख नहीं बन सकता। साहिल के क्लोन ने अपना सिर हिलाया और इनकार कर दिया। केवल एक पल सोचने के बाद उसने सीधे इसे अस्वीकार कर दिया, जिससे बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं बची। साहिल का जवाब सिड की उम्मीदों से परे था। जब वह अभी भी चिंतित था कि दूसरा पक्ष एक पीक सेक्रेड सेंट प्रमुख बनने के बाद ज़ेनॉन की तरह अराजकता पैदा करने, स्टार किंगडम को एकजुट करने, आस्था की शक्ति इकट्ठा करने और डिवाइन फायर को सुलगाने के तरीकों के बारे में सोचेगा, तो साहिल ने बिना सोचे समझे मना कर दिया। सिड को इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वह कुछ देर के लिए ठिठक गया, उत्तर देने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। उसके मन में दूसरा पक्ष ये कहते हुए मना कर सकता था कि वह सेंट्स एसोसिएशन या स्टार किंगडम के बारे में ज़्यादा नहीं जानता क्योंकि वह अभी छिपकर बाहर आया है, इसलिए उसके लिए काम करना मुश्किल है। हालांकि सिड ने नहीं सोचा था कि साहिल इतनी जल्दी और सीधे मना कर देगा। किसी को पता होना चाहिए कि सेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख का स्टार किंगडम में उच्च स्थान था, और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं थी कि वह स्टार किंगडम, एक लेवल 7 सिविलाइजेशन का स्वामी था। उसका एक शब्द अनगिनत ताकतों के जीवन और मृत्यु का फैसला कर सकता था। इसके अलावा स्टार किंगडम के सभी मनुष्यों द्वारा उनका सम्मान और स्नेह किया जाता था। हालांकि इस बूढ़े व्यक्ति के दृढ़ स्वर से सिड बता सकता था कि वह वास्तव में सेंट्स एसोसिएशन का प्रमुख नहीं बनना चाहता था। संदेह, उलझन, भ्रम। सिड को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। क्या सभी पीक सेक्रेड सेंट्स को यह नहीं सोचना चाहिए कि आस्था की शक्ति को कैसे इकट्ठा किया जाए और डिवाइन फायर को कैसे सुलगाया जाए? फिर उसने अचानक एक संभावना के बारे में सोचा। क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरा पक्ष बहुत लंबे समय से एकांत में रहा हो कि वह टीएसए के प्रमुख की स्थिति को नहीं समझता हो? सर, इतनी जल्दी मना मत कीजिए। मुझे आपको सेंट्स एसोसिएशन के अस्तित्व और प्रमुख की भूमिका के बारे में बताने दीजिए। शायद इसके बाद आप अपना मन बदल लें। इससे पहले कि सिड बोल पाता, साहिल के क्लोन ने उसे बीच में ही रोक दिया। लॉर्ड सिड, जरूरत नहीं है। मेरे पास टीएसए के प्रमुख का पद संभालने के लिए समय या ऊर्जा नहीं है।
यदि आप ज़ेनॉन से लड़ना चाहते हैं तो मैं आपके पास मौजूद हर चीज़ के साथ आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि मैं प्रमुख बनूं, तो मुझे खेद है, लेकिन मुझे इनकार करना होगा। खैर, सिड पूरी तरह अवाक था। यदि वह एक पीक सीक्रेट सेंट होता तो किसी और को प्रमुख बनने की बारी कैसे आती? ज़ेनॉन के पास उसका स्थान लेने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं होती। सेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख ने स्टार किंगडम में सभी को यह आभास दिया कि उसे स्टार किंगडम में नंबर 1 अस्तित्व होना चाहिए। फिर भी सिड केवल एक लेट सेक्रेट सेंट था और वह अभी भी पीक सेक्रेट सेंट होने से बहुत दूर था। यदि वह ज़ेनॉन को नहीं हरा सकता था तो उसके पास इस पद को संभालने की योग्यता नहीं होगी। जबरन शीर्ष पद लेना सही नहीं होगा। यही कारण था कि वह ज़ेनॉन को नीचे लाने के लिए एक पीक सीक्रेट सेंट की सिफारिश करना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से दूसरा पक्ष बिल्कुल भी तैयार नहीं था। सर, यदि आप प्रमुख नहीं बनना चाहते हैं तो ज़ेनॉन भविष्य में स्टार किंगडम में उथल पुथल मचा देगा। इससे जानमाल की हानि होगी और अनगिनत लोग विस्थापित होंगे, सिड ने गंभीरता से कहा। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यदि आपको भविष्य में मेरी मदद की आवश्यकता हो तो आप बस पूछ सकते हैं। मैं निश्चित रूप से मना नहीं करूंगा, साहिल ने उत्तर दिया। वह बस इतना ही कर सकता था। यदि भविष्य में एक दिन ज़ेनॉन वास्तव में मानव जीवन और मृत्यु की परवाह नहीं करता है और कुछ अपमानजनक करता है, तो साहिल को उसे चुपचाप हमेशा के लिए खत्म करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्यों? सिड पूछने से खुद को नहीं रोक सका। क्या मैंने आपको नहीं बताया? पहला, मेरे पास समय नहीं है, और दूसरा, मेरे पास ऊर्जा नहीं है। मुझे अभी भी अपनी चीजें करनी है और मैं बंधना नहीं चाहता। अध्याय 2029। समय नहीं है, ऊर्जा नहीं है, बंधना नहीं चाहता। सिड ने इन 3 मुख्य बिंदुओं को समझा और तुरंत एक योजना बनाई। सर, यदि आपको केवल नाम के प्रमुख के रूप में ज़ेनॉन को रोकने की आवश्यकता है तो आपको किसी भी समय उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी और आपको लगातार सेंट्स एसोसिएशन में रहने की भी आवश्यकता नहीं है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपको केवल आवश्यकता पड़ने पर ही दिखना होगा। सिड की बात सुनकर साहिल सोच में पड़ गया। अगर यह सिर्फ एक पदवी थी तो यह अभी भी संभव हो सकता था। बेशक, वह भी स्टार किंगडम को अस्त व्यस्त होते नहीं देखना चाहता था। वह हर जगह युद्ध, आम लोगों का विस्थापन और लोगों को मरते हुए नहीं देखना चाहता था। क्या ये संभव भी है? साहिल के क्लोन ने इस बार तुरंत मना नहीं किया, बल्कि इसके बजाय पूछा। सिड बहुत खुश हुआ। मेरे पास अभी भी एक मौका है। जब तक वह अभी की तरह सीधे मना नहीं करता तब तक सब ठीक रहेगा। बिल्कुल, आपका काम ज़ेनॉन को प्रतिबंधित करना और उसे सीमित करना है ताकि वह जो चाहे वह न कर सके। आप बाकी सब मुझ पर छोड़ सकते हैं, सिड ने जोड़ा। लॉर्ड सिड, मैं सिर्फ इसलिए प्रमुख नहीं बन सकता क्योंकि मैं चाहता हूं, है ना? मैं कभी सेंट्स एसोसिएशन में नहीं रहा हूं और मैं योग्य नहीं हूं। आप ये भी कह सकते हैं कि मैं सेंट्स एसोसिएशन में किसी को नहीं जानता। क्या मैं वास्तव में ये पद संभाल सकता हूं? मुझे डर है कि कोई मुझे स्वीकार नहीं करेगा, साहिल के क्लोन ने अपनी शंका व्यक्त की। आप निश्चिंत रह सकते हैं। जब तक आप सिर हिलाते हैं, आपको बाकी सब चीज़ों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसे मुझ पर छोड़ दें। मैं डेप्यूटी हेड बनूंगा और आपके लिए हर चीज़ का ख्याल रखूंगा। समय आने पर आपको बस उपस्थित होना होगा और अपनी ताकत का प्रदर्शन करना होगा, सिड ने आत्मविश्वास से कहा। सेंट्स एसोसिएशन में अपनी प्रतिष्ठा के साथ वह वास्तव में ऐसा कर सकता था। जब तक उसने कुछ कहा, 99% लोग उसकी बात मानेंगे। उदाहरण के तौर पर सेंट्स एसोसिएशन की लॉ एनफोर्समेंट टीम को लें। ज़ेनॉन ने अपनी पीक सीक्रेट सेंट ताकत का उपयोग करके उन्हें दबाने के बाद ही टीम को अस्थायी रूप से अपने आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर किया था। हालांकि जैसे ही सिड प्रकट हुआ, टीम ने तुरंत पाला बदल लिया। यही दोनों के बीच का अंतर था। भले ही ज़ेनॉन मजबूत था, वह दूसरों को अपनी आज्ञा मनवाने के लिए मजबूर नहीं कर सका। ये भी ठीक है, लेकिन मुझे पहले से कहना होगा कि मैं केवल नाम का प्रमुख हूं और मैं सेंट्स एसोसिएशन के किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। मैं सब कुछ आप पर छोड़ दूंगा और मैं हमेशा सेंट्स एसोसिएशन में नहीं रहूंगा। मुझे अपने मामलों का ख्याल रखना है और आप मुझसे तभी संपर्क कर सकते हैं जब ज़ेनॉन फिर से अपराध करने के लिए बाहर आए। मेरा काम उससे निपटना है और मुझे बाकी की परवाह नहीं होगी, साहिल ने गंभीरता से कहा। उसे नाम का प्रमुख बनने में कोई आपत्ति नहीं थी। वह बस इस बात को लेकर चिंतित था कि समय आने पर वे तुच्छ मामलों को सुलझाने के लिए उसे देखेंगे। ये बहुत कष्टदायक होगा और जिस चीज़ से साहिल सबसे ज्यादा डरता था वह थी परेशानी। ठीक है, जब तक आप सहमत हैं तब तक ठीक है। आपको किसी भी चीज़ की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है और आप केवल ज़ेनॉन को रोकने के लिए जिम्मेदार होंगे। आप अपना व्यवसाय सामान्य रूप से कर सकते हैं, सिड ने खुशी से कहा। ज़ेनॉन अपने सामने मौजूद इस आदमी के डर से खुद को नियंत्रित करने के लिए बाध्य था। अराजकता पैदा करने, स्टार किंगडम को एकजुट करने और आस्था की शक्ति इकट्ठा करने की उसकी योजना को क्रियान्वित करना असंभव होगा। तो मैं यह आप पर छोड़ता हूँ।
जब भी आपको मुझे आगे आने की आवश्यकता हो बस मुझे बता देना, और यदि कुछ नहीं हो रहा हो तो मुझे मत ढूंढना। साहिल सहमत हो गया। उसके पास मना करने का कोई कारण नहीं था क्योंकि सिड पहले ही कह चुका था। स्टार किंगडम की शांति में थोड़ा योगदान देना अच्छा था। धन्यवाद। ये बस एक छोटी सी बात है। हालांकि यह आपके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन ये स्टार किंगडम की पूरी मानव जाति के लिए जीवन बदलने वाला क्षण है। सभी की ओर से मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, इसलिए कृपया मेरा आभार स्वीकार करें। सिड के इतना कहने के बाद वह खड़ा हुआ और साहिल के क्लोन के सामने झुका। साहिल इसे कैसे स्वीकार करता? उसने जल्दी से सिड को रोक दिया। लॉर्ड सिड, आप क्या कर रहे हैं? क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? आपकी तुलना में मैं अभी भी बहुत पीछे हूँ। सच कहूँ तो मैं आपकी तरह निस्वार्थ नहीं हो सकता। हम सभी को आपकी नेक भावना से सीखना चाहिए। दोनों ने एक दूसरे का विनम्रता से अभिवादन किया और अपनी संपर्क जानकारी छोड़ दी। इसके बाद सिड सेंट्स एसोसिएशन की लॉ एनफोर्समेंट टीम के साथ चला गया। साहिल सहमत हो गया था, लेकिन उसे सेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख के पद तक पहुंचाने के लिए अभी भी बहुत कुछ करना बाकी था। सबसे पहले उसे सेंट्स एसोसिएशन के सभी डिपार्टमेंट हेड्स के समर्थन की आवश्यकता होगी। फिर उसे कम से कम 2 अन्य डेप्यूटी हेड्स की भर्ती भी करनी चाहिए। सिड ये सब करेगा क्योंकि वह कार्यों को किसी और पर नहीं छोड़ सकता था। अध्याय 2030। यहाँ तक कि सेंट्स एसोसिएशन की लॉ एनफोर्समेंट टीम के कैप्टन क्विंटस भी इसे नहीं संभाल सके। सिड के जाने के बाद साहिल ने तुरंत क्लोन को विदा कर दिया क्योंकि वह जितना हो सके बचाना चाहता था। ब्लड एसेंस साधारण रक्त के समान नहीं था। ये रक्त का सार था और केवल स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने जो अन्यथा अमूल्य थे किसी की ब्लड एसेंस की भरपाई कर सकते थे। इसके बाद पूरे फेलोज फैमिली द्वारा साहिल का स्वाभाविक रूप से गर्मजोशी से समर्थन किया गया। हालांकि ये जानने के बाद कि साहिल के गुरु किसी काम से चले गए हैं, सीडर और अन्य लोगों को अभी भी कुछ पछतावा था। वह एक पीक सीक्रेट सेंट थे और यह बहुत अफसोस की बात थी कि वे उनके साथ अपने संबंधों को गहरा नहीं कर सके। सौभाग्य से साहिल नहीं गया। साहिल के साथ अच्छे संबंध होना ही काफी होगा। गुरु और शिष्य के बीच संवाद से देखा जा सकता था कि दोनों के बीच संबंध बहुत अच्छे थे। इसके अलावा ये कहना अतिशयोक्ति नहीं थी कि वे पिता और पुत्र की तरह थे। साहिल के गुरु को साहिल की बातों की बहुत परवाह थी। कभी कभी साहिल ने अपने गुरु से जो कहा उससे बाहरी लोग घबरा जाते थे। उन्होंने सोचा कि साहिल को अपने गुरु का अनादर करने के लिए निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा। हालांकि उसके गुरु को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह खुशी खुशी साहिल की बातों का अनुसरण करते थे, इसलिए इससे पता चलता था कि दोनों के बीच संबंध बहुत अच्छे थे। गुरु के हृदय में साहिल का स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण था। वह छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होते थे, इसलिए यह संभव था कि वे सामान्य रूप से इसी तरह बात करते थे। उन्हें इसकी आदत थी, इसलिए अल्पावधि में इसके बदलने की संभावना नहीं थी। साहिल केवल फेलोज फैमिली के उत्साह को चुपचाप स्वीकार कर सकता था। यदि वह नहीं जानता होता कि तुरंत चले जाना उसके लिए बुरा लगेगा तो वह पहले ही जा चुका होता। चाहे कुछ भी हो, वह फेलोज फैमिली का मित्र था, इसलिए बिना अलविदा कहे चले जाना बहुत बुरा होता। सबसे पहले फेलोज फैमिली के 3 ट्रू सेंट्स ने साहिल को प्राप्त किया, उसके बाद रोल्ड और वलेरियो ने। उन्होंने जो किया वह काफी हद तक समान था। साहिल और उनके गुरु की मदद के लिए धन्यवाद। फेलोज फैमिली इस नरसंहार से बचने में सक्षम थी। यदि साहिल को भविष्य में फेलोज फैमिली की आवश्यकता हो तो उसे बस पूछना चाहिए और फेलोज फैमिली निश्चित रूप से उसके पास मौजूद हर चीज के साथ उसकी मदद करेगी। अंत में एल्बा को साहिल से अकेले मिलने की अनुमति दी गई। उद्देश्य स्वतः स्पष्ट था। स्वाभाविक रूप से परिवार एल्बा को साहिल के करीब धकेलना चाहता था और यह सबसे अच्छा होता यदि उनके बीच कुछ हो सके। साहिल एक अत्यंत मजबूत समर्थक था, इसलिए निश्चित रूप से वे उसे थामे रखना चाहते थे। विवाह ऐसा करने का सबसे प्रभावी साधन था। बाकी सब समझ गए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से शामिल दोनों पक्ष भी समझ गए थे। न केवल एल्बा का इस व्यवस्था को अस्वीकार करने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि इसके विपरीत वह बहुत खुश थी। एक महिला को आज नहीं तो कल शादी करनी ही पड़ती है। ऐसा होने पर उस पुरुष से शादी क्यों न की जाए जिसे वह पसंद करती थी और जो उसके परिवार की मदद कर सकता था। हालांकि एक महिला के रूप में एल्बा काफी शर्मीली थी। वह साहिल के पीछे जाने के लिए सब कुछ पीछे नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वह केवल साहिल को कुछ संकेत दे सकती थी, चाहे स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से, इस उम्मीद में कि साहिल पहल कर सके। हालांकि साहिल केवल इससे अनभिज्ञ होने का नाटक कर सकता था। उसने अपनी महिलाओं के समूह के साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया था, तो वह एक और को लेने की हिम्मत कैसे करता। अध्याय 2031। फेलोज फैमिली को अलविदा कहने के बाद साहिल ने स्पेस क्रैक में कदम रखा और एल्बा की कड़वी नजरों के बीच फेलोज फैमिली को छोड़ दिया। मुझे आश्चर्य है कि हम दोबारा मास्टर साहिल जैसी किसी शीर्ष हस्ती से कब मिलेंगे, जिनके पास अपने मास्टर के रूप में एक पीक सीक्रेट सेंट है।
शायद अगली बार जब हम मिलेंगे तो वे स्टार किंगडम के शीर्ष पर खड़े होने के लिए एक सेक्रेड सेंट बन चुके होंगे, रोड ने आह भरी। साहिल की प्रतिभा के साथ सेक्रेड सेंट रैंक में कदम रखना अपरिहार्य है। अगर ऐसा होता है तो एक ही सेक्ट में 2 सेक्रेड सेंट्स होंगे। भले ही वे केवल 2 ही हों, स्टार किंगडम में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उनका मुकाबला कर सके, सीडर ने भी कहा। वैसे एल्बर, आप और मास्टर साहिल कैसे हैं? आप इतने लंबे समय तक बात कर रहे थे, तो क्या आपने कोई प्रगति की है? वलेरियो ने एल्बर की ओर मुड़कर पूछा। अन्य लोगों ने भी देखा, जाहिर तौर पर वे इस मुद्दे को लेकर बहुत चिंतित थे। अगर एल्बर और साहिल के बीच कुछ होता है तो फेलोज फैमिली का दर्जा भी उसी के अनुसार बढ़ेगा। भविष्य में स्टार किंगडम की कौन सी शक्ति उन्हें उकसाने की हिम्मत करेगी? ग्रैंपा वाल, बस कीजिए। वह लकड़ी का एक टुकड़ा है जो कुछ भी नहीं समझता। एल्बर ने एक आक्रोशित अभिव्यक्ति के साथ उत्तर दिया। वह साहिल के करीब क्यों नहीं आना चाहेगी? हालांकि साहिल दिखावा करता रहा कि वह कुछ भी नहीं समझता, तो वह क्या कर सकती थी? वह खुद को उस पर थोप तो नहीं सकती थी, है ना? केवल पुरुष ही ऐसा करेंगे तो उसके जैसी महिला वैसा ही कैसे कर सकती थी? एल्बर, अगर मास्टर साहिल नहीं समझते हैं तो आपको पहल करनी चाहिए। मैं सिर्फ एक महिला हूँ। मैंने काफ़ी स्पष्ट संकेत दिए हैं। मैं और कैसे पहल कर सकती हूँ? क्या आपको लगता है कि मुझे उसे मजबूर करना चाहिए? एल्बर का चेहरा शिकायतों से भरा था। संकेत कैसे काम कर सकते हैं? साहिल और उनके मास्टर एकांत में अभ्यास कर रहे हैं और शायद ही कभी बाहरी लोगों से संपर्क करते हैं। इसलिए पुरुषों और महिलाओं के बीच के संबंधों के बारे में उनका न जानना सामान्य है। वह कैसे समझ सकते हैं अगर आप केवल उन्हें संकेत देती हैं? ओह एल्बर, खुश रहने के लिए आपको पहल करनी होगी। अब शर्माने का समय नहीं है। साहिल के साथ बातचीत करने वाली सभी महिलाएं उसके जैसे पुरुष का सपना देखेंगी। भविष्य में ऐसी कई महिलाएं होंगी जो खुद को उस पर न्योछावर कर देंगी। तब तक पछताने में बहुत देर हो चुकी होगी, सीडर ने गंभीरता से समझाया। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? ग्रैंडमास्टर, साहिल तो पहले ही जा चुके हैं। एल्बर भी थोड़ी घबरा गई थी। ग्रैंडमास्टर सही कह रहे थे। साहिल न केवल शक्तिशाली थे बल्कि उनकी पृष्ठभूमि भी बेजोड़ थी। इसके अलावा उनका स्वभाव अच्छा था और उनमें वे बुरी आदतें नहीं थीं जो बड़े परिवारों के सभी प्रत्यक्ष वंशज अक्सर दिखाते थे। वह परिपूर्ण थे। तो कौन सी महिला उन्हें पसंद नहीं करेगी? एल्बर को अभी भी याद है जब वह पहली बार साहिल से मिली थी। उनके बगल में बैठी आकर्षक महिला का नाम शायद माली था और वह साहिल को इस तरह देख रही थी जैसे वह साहिल द्वारा नियंत्रित होने की लालसा कर रही हो। साहिल के बाहर आने के बाद वह पहली महिला रही होगी जिससे वह मिले थे। अगर माली की कोई बेटी नहीं होती तो वह शायद बिना किसी झिझक के पहले से ही साहिल का पीछा कर रही होती। कोई बात नहीं, क्या आपके पास अभी भी उनकी संपर्क जानकारी नहीं है? जब आप खाली हों तो आपको उनसे अधिक संपर्क करना चाहिए। यह मत भूलो, अब आप ट्रेजर ट्रोव की प्रमुख हैं और साहिल और उनके मास्टर के पास ट्रेजर ट्रोव के शेयर भी हैं। आप कंपनी के भविष्य या किसी चीज़ के बारे में बात कर सकती हैं। मैं अब पूरा ट्रेजर ट्रोव आपके लिए छोड़ दूंगा, सीडर ने कहा। मैं समझ गई, धन्यवाद ग्रैंडमास्टर। आपको मुझे धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी ये परिवार के लिए कर रहा हूँ। यदि आप साहिल के साथ हो सकती हैं, भले ही वह केवल उनकी मेड बनकर उनके दैनिक जीवन की देखभाल करना हो, तो परिवार को लाभ होगा। बाकी समय के लिए साहिल को अर्थ लौटने की कोई जल्दी नहीं थी। 3 और चीज़ें थीं जो उसे करनी थीं। पहली चीज़ रिसोर्सेज इकट्ठा करना थी। अर्थ लौटने के बाद सीलिया और अन्य लोगों के साधना में समर्थन के लिए कोई रिसोर्सेज नहीं होंगे, इसलिए वापस जाने से पहले उसे स्टार किंगडम से पर्याप्त रिसोर्सेज प्राप्त करने थे। अन्यथा यदि वे इटर्नल रेल्म तक नहीं पहुंच सके तो उनका जीवनकाल बहुत कम होगा। साहिल अपनी आंखों के सामने एक के बाद एक महिलाओं को मरते हुए नहीं देखना चाहता था। इसके अलावा उसे स्वर्ग और पृथ्वी के कुछ ऐसे खजाने भी इकट्ठा करने थे जो ब्लड एसेंस को बढ़ा सकें। अध्याय 2032। बेशक रिसोर्सेज इकट्ठा करने का सबसे अच्छा साधन ट्रेजर ट्रोव होगा। ट्रेजर ट्रोव के प्रमुख शेयर धारक के रूप में उनके पास 45% तक शेयर थे, इसलिए तार्किक रूप से कहें तो उन्हें पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी। हालांकि साहिल असहमत था और उसने एल्बर को अंतिम चेतावनी दी। यदि उन्होंने उसे पैसे खर्च करने की अनुमति नहीं दी तो वह दूसरी कंपनी से खरीदेगा। अंत में एल्बर के पास लागत से कम कीमत पर चुपचाप चार्ज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। साहिल के लिए, हालांकि वह अपनी ताकत सुधारने के लिए लैविश पॉइंट्स का उपयोग करना जारी नहीं रख सकता था, फिर भी वह अन्य कौशल में सुधार कर सकता था। उदाहरण के लिए क्लोनिंग। ये कौशल साहिल के लिए बहुत उपयोगी था। वह अब एक पार्शल प्रीडेटी था, तो एक और क्लोन एक और पार्शल प्रीडेटी की युद्ध शक्ति के बराबर था। ये भयानक था। सिस्टम ने दिखाया कि क्लोनिंग के स्तर को बढ़ाने के लिए 10 लाख लैविश पॉइंट्स की आवश्यकता थी। अपग्रेड करने के बाद साहिल एक और क्लोन बनाने में सक्षम होगा।
यदि ऐसा है तो अगले अपग्रेड में निश्चित रूप से 1 करोड़ खर्च होंगे। दूसरे शब्दों में, केवल 1 करोड़ 10 लाख लाविश पॉइंट्स के साथ साहिल के पास 2 और क्लोन हो सकते थे। मैं फॉर्म और मूल क्लोन के अलावा कुल 4 पार्शल प्रीडेटीज होंगे। स्टार किंगडम में जहां उच्चतम युद्ध शक्ति केवल पीक सीक्रेट सेंट रैंक थी, वहां 4 पार्शल प्रीडेटीज की युद्ध शक्ति होना कैसा होगा? ये बस अकल्पनीय था। साहिल के लिए वह सब करना बहुत आसान होगा जो वह चाहता था। वह किसी भी समय पूरे स्टार किंगडम को खंडहर में बदल सकता था। रिसोर्सेज इकट्ठा करना और अपने क्लोन के स्तर में सुधार करना साहिल की सूची में पहली चीज थी। दूसरी चीज सिड के नोटिस का इंतजार करना और सेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख का नाम संभालने के लिए सेंट्स एसोसिएशन में उपस्थित होना था। फिर वह जेनॉन को नियंत्रित करेगा, जिसे स्टार किंगडम की शांति में उसके द्वारा किया गया एक छोटा सा योगदान माना जा सकता है। आखिरी चीज नोवा से किया गया साहिल का वादा था। वह इसके रहस्यों को खोजने के लिए इरिडेसेंट सेक्ट में एक क्लोन भेजेगा। यदि यह उसके बस में हुआ तो वह अपना वादा निश्चित रूप से नहीं तोड़ेगा। इसके अलावा साहिल भी कुछ जानना चाहता था। इरिडेसेंट सेक्ट की स्थापना के बाद से फॉरबिडन एरिया में प्रवेश करने के बाद इतने सारे सेंट्स गायब हो गए। ऐसा क्यों हुआ? भले ही वह इसकी जांच करे, उसे चिंता करने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि अगर उसे किसी बड़े संकट का सामना करना पड़ा तो वह केवल ब्लड एसेंस की कुछ बूंदें ही खोएगा। तीनों काम पूरे करने के बाद साहिल के लिए सभी के साथ एकांत में रहने के लिए अर्थ लौटने का समय होगा। उस समय जो उसका स्वागत करेगा वह फुर्सत और शांति के दिन होंगे। यही वह चीज थी जिसके लिए साहिल तरसता था, न कि अलग थलग रहकर और सभी प्राणियों के जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करना। साहिल की कभी ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं थी। ज्यादा समय नहीं बीता कि साहिल को एल्बर से एक और संदेश मिला। ईस्ट लीग ट्रेडिंग कंपनी को खोल दिया गया था। बेशक साहिल के पास इस मामले में गहराई से जाने का समय नहीं था और उसने अभी भी माली को इसका ख्याल रखने दिया। जब उसे पैल्मो फैमिली से धमकी मिली थी तो उसने माली और उसकी बेटी को छिपने के लिए एक सुरक्षित स्थान पर भेज दिया था। तब से वे दोनों हमेशा संपर्क में थे। माली अक्सर कुछ चिंतित संदेश भेजती थी और यदि साहिल उत्तर नहीं देता था तो वह थोड़ी देर बाद साहिल के संचार उपकरण से जुड़ जाती थी। उसे डर था कि साहिल को कुछ होना गया हो। चूंकि साहिल उसकी चिंता के प्रति असहाय था, इसलिए वह इसे केवल चुपचाप स्वीकार ही कर सकता था। वह उदासीन नहीं रहने के लिए ही बना था। उसमें नायक बनने की कोई क्षमता नहीं थी। वह चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह केवल एक ऐसा नायक बन सकता था जो सभी जीवित प्राणियों को बचाता था, न कि वह नायक जो अनगिनत लाशों पर पैर रखता था। अध्याय 2033। साहिल के इंतजार के दौरान समय धीरे धीरे बीतता गया। रिसोर्सेज इकट्ठा करते समय उसके लैविश पॉइंट्स भी बढ़ रहे थे। वह अब 2 क्लोन बुला सकता था और वह जल्द ही तीसरा बुला सकेगा। स्टार किंगडम में 3 क्लोन बुलाना ही सीमा थी। यह उसकी ताकत के समान ही था। यदि साहिल सुधार जारी रखना चाहता था तो उसे उच्च सभ्यता में जाना था। हालांकि साहिल की फिलहाल ऐसा करने की कोई योजना नहीं थी। एक पार्शल प्रीडेटी की ताकत, साथ ही 3 क्लोन विभिन्न आपात स्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त थे। भले ही स्टार किंगडम में कोई दूसरा पार्शल प्रीडेटी दिखाई दे, साहिल डरेगा नहीं। वह समान शक्ति के 3 क्लोन बुला सकता था। एक के खिलाफ 4, साथ ही 3 सोलबाउंड वेपन्स निश्चित रूप से प्रतिद्वंद्वी को कुचलने के लिए पर्याप्त होंगे, चाहे कोई इसे कैसे भी देखे। एक पार्शल प्रीडेटी साहिल के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। इस बार स्टार किंगडम अशांत समय से गुजर रहा था। जेनॉन का पीक सीक्रेट सेंट तक पहुंचना, सिड को हराना और उनकी जगह लेना पहले से ही बड़ी खबर थी जिसने अनगिनत लोगों को चौंका दिया था। हालांकि ज्यादा समय नहीं बीता कि एक और शक्तिशाली व्यक्ति सामने आया जो जेनॉन के बराबर था। क्या स्टार किंगडम में बड़े बदलाव आ रहे थे? सिड, जिसे कभी स्टार किंगडम में नंबर 1 माना जाता था, अचानक तीसरे स्थान पर आ गया। इसके अलावा कोई नहीं जानता था कि वह कब तक इस स्थान पर रहेगा। सिड ग्रिज़वोल्ड नाम लंबे समय से सबके मन में समाया हुआ था। कई लोग जो सिड को अपना आदर्श मानते थे, वे इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सके। पैल्मो फैमिली द्वारा फेलोज फैमिली पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना जुटाने और विफल होने के बाद फेलोज फैमिली भी स्टार किंगडम की लाडली बन गई थी। सेंट्स एसोसिएशन की लॉ एनफोर्समेंट टीम और पैल्मो फैमिली की अधिकांश ताकत के साथ मिलकर जेनॉन के हमले का सामना हर कोई नहीं कर सकता था। इस समय कौन नहीं जानता था कि फेलोज फैमिली के पास एक पीक सीक्रेट सेंट का समर्थन है। यह माना जाता था कि सेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख जेनॉन भी फेलोज फैमिली का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। स्वाभाविक रूप से अन्य ताकतें असंभव प्रयास नहीं करेंगी और फेलोज फैमिली को परेशान नहीं करेंगी। इस समय फेलोज फैमिली ने भी कुछ चौंकाने वाली घोषणा की। ट्रेजर ट्रोव का आधा हिस्सा साहिल के मास्टर और शिष्य का था। जैसे ही खबर आई, प्रमुख ट्रेडिंग कंपनी सामूहिक रूप से सदमे में आ गईं। अब से ट्रेजर ट्रोव की निस्संदेह सबसे अच्छी पृष्ठभूमि थी। उन्हें सीधे अपनी तरफ एक पीक सीक्रेट सेंट मिल गया, जिससे पहले किसी ने ऐसा करने का प्रयास नहीं किया था।
ये तब से स्पष्ट था कि ट्रेजर ट्रोव भविष्य में व्यावसायिक जगत पर हावी रहेगा। जब तक पाल्मो फैमिली एक कंपनी का समर्थन करने और ट्रेजर ट्रोव से लड़ने का फैसला नहीं करती, वरना किसी में भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं होगी। बेशक अंधेरे में कुछ द्वेषपूर्ण आवाजें भी फुसफुसा रही थीं। उन्होंने दावा किया कि फेलोज फैमिली खुद को हमले के लिए खुला छोड़ रही है। ज्यादा समय नहीं लगेगा जब फेलोज फैमिली वह काटेगी जो उसने बोया है। उन्होंने दबी जुबान में ऐसा कहा। हालांकि यदि कोई पीक सेक्रेड सेंट उनमें निवेश करने की इच्छा व्यक्त कर रहा था, तो अन्य सभी ट्रेडिंग कंपनी संभवतः अपने घुटनों पर आ जाएंगी और उनके साथ सहयोग के लिए भीख मांगेंगी। वे स्टार किंगडम में इस तरह के समर्थक के साथ जो चाहें कर पाएंगे। क्या वे अभी भी अपनी कंपनी को बड़ा करने में सक्षम न होने के बारे में चिंतित होंगे? ये पीक सीक्रेट सेंट की शक्ति थी, जो स्टार किंगडम में सबसे बड़ी निवारक शक्ति थी। जहां तक ईस्ट लीग ट्रेडिंग कंपनी का सवाल है, ये साहिल के लिए लगभग बेकार थी। इसलिए उसने कंपनी के साथ अपने संबंधों को उजागर नहीं करने का फैसला किया। माली की दृष्टि और अनुभव के साथ वह वर्तमान ईस्ट लीग ट्रेडिंग कंपनी को प्रबंधित करने में थोड़ी शक्तिहीन होगी। इसलिए अगर दूसरों को पता चला कि साहिल ईस्ट लीग ट्रेडिंग कंपनी का मालिक है और चीजें बढ़ गईं, तो माली कुछ भी नहीं कर पाएगी, भले ही वह खुद को मौत के घाट उतार दे। चूंकि साहिल अब ईस्ट लीग ट्रेडिंग कंपनी नहीं चाहता था, इसलिए उसने फैसला किया कि वह इसे माली के लिए उपहार के रूप में छोड़ देगा। आज साहिल को सिड का एक संदेश मिला। अध्याय 2034। सिड उसे सेंट्स एसोसिएशन आने के लिए कह रहा था। पिछली सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं और वह बस साहिल के पहुंचने का इंतजार कर रहा था। दूसरा कार्य पूरा होने वाला था। साहिल ने सोचा था कि यह एक लंबा इंतजार होगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से सिड की कार्यकुशलता काफी अधिक थी। सभी को विदा करने के बाद साहिल ने सेंट्रल की राह पकड़ी। वे सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट में रह रहे थे, लेकिन वेस्ट एंड में एक अपेक्षाकृत दूरस्थ स्थान पर। इसलिए वह सेंट्रल में सेंट्स एसोसिएशन के मुख्यालय से बहुत दूर नहीं था। एक डायमेंशनल स्पेस में साहिल की गति के साथ उसे पहुंचने में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। रास्ते में साहिल ने मुखौटा पहन लिया और एक बूढ़े आदमी होने का नाटक किया। सिड द्वारा दिए गए निर्देशांक के अनुसार जैसे ही साहिल पहुंचा, उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी उसका इंतजार कर रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि सिड था। सर, जैसे ही उसने साहिल को देखा, सिड उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ा। लॉर्ड सिड, आपको इंतजार करवाने के लिए क्षमा चाहता हूँ, साहिल ने एक बूढ़ी आवाज में उत्तर दिया। ये कुछ भी नहीं है सर, जब तक आप यहाँ हैं मैं तब तक इंतजार करने के लिए तैयार हूँ, जब तक इसमें समय लगे। साहिल को अभी भी एक बूढ़े आदमी द्वारा उसे सर कहे जाने की आदत नहीं थी। वास्तव में वह सिड से बहुत छोटा था। सिड की उम्र में एक भी शून्य साहिल से कहीं बड़ा होगा। तो चलिए काम की बात करते हैं, साहिल ने आग्रह किया। ठीक है, आपके बाद सर। सिड के बोलने के बाद उसने स्वागत के लहजे में अपना हाथ आगे बढ़ाया। साहिल बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ गया। आखिरकार उसकी वर्तमान पहचान एक पुराने राक्षस की थी जो अनगिनत वर्षों तक जीवित रहा था। सिड साहिल को सेंट्स एसोसिएशन के अंदर एक शानदार कमरे में ले गया। रास्ते में वे दोनों एक डायमेंशनल स्पेस में चले ताकि वे किसी को सचेत न करें। ऐसा लग रहा था कि सिड भी फिलहाल साहिल के आगमन को गुप्त रखना चाहता था। सर, आप यहाँ कुछ देर आराम कर सकते हैं, क्योंकि मैं सेंट्स एसोसिएशन के सभी सीनियर्स को ज़ेनॉन को प्रमुख के पद से हटाने के लिए कहता हूँ ताकि आप पदभार संभाल सकें, सिड ने विनम्रता से कहा। आगे बढ़िए लॉर्ड सिड, जब आपको मेरी ज़रूरत हो तो बस मुझे बता देना, साहिल ने सिर हिलाया। फिर सिड चला गया। 2 घंटे बाद ज़ेनॉन सेंट्स एसोसिएशन के मीटिंग हॉल में मुख्य सीट पर बैठा था। उसके बाएं और दाएं 5 डेप्यूटी हेड्स थे और सिड उनमें से एक था। इसके अलावा सेंट्स एसोसिएशन के विभिन्न विभागों के प्रमुख थे, जिनमें लॉ एनफोर्समेंट टीम के कैप्टन क्विंटस भी शामिल थे। उनमें से लगभग सभी ट्रू सेंट्स थे। कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि सेंट्स एसोसिएशन कितनी मजबूत थी। इस समय मीटिंग हॉल में माहौल कुछ भारी था, क्योंकि डेप्यूटी हेड्स में से एक, सिड ने एक राय व्यक्त की थी। उसने दावा किया कि ज़ेनॉन सेंट्स एसोसिएशन का प्रमुख बनने के योग्य नहीं था। इसने पहले से ही बेसुरा दृश्य अचानक जमने की हद तक गिरा दिया। ज़ेनॉन के चेहरे पर कुछ भी नहीं बदला। हालांकि उसने संदेहास्पद रूप से पूछा, डेप्यूटी हेड सिड, आपने कहा कि मैं सेंट्स एसोसिएशन का प्रमुख बनने के योग्य नहीं हूं, लेकिन क्या आपके पास इसका कोई कारण है? ज़ेनॉन, अपने स्वयं के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपने स्टार किंगडम में सभी मनुष्यों के जीवन और मृत्यु की अवहेलना की, व्यक्तिगत लाभ के लिए शक्ति का उपयोग किया, फेलोज फैमिली के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और स्टार किंगडम में अराजकता की प्रस्तावना का अनावरण करना चाहते थे। क्या ये पर्याप्त कारण नहीं है? सिड ने बिना किसी हिचकिचाहट के शिकायत की। मैं व्यक्तिगत लाभ के लिए शक्ति का उपयोग नहीं कर रहा हूँ। हमारे बस अलग अलग आदर्श हैं। आप सभी को एक स्थिर जीवन जीने की इच्छा के लिए गलत नहीं है, लेकिन क्या मैं प्रतिकूल परिस्थितियों में सभी को बड़ा होते देखने की इच्छा के लिए गलत हूँ?
आप इतने सालों से सेंट्स एसोसिएशन के प्रभारी रहे हैं, तो अब बदलाव का समय आ गया है ना? आपकी तथाकथित प्रतिकूल परिस्थितियों में वृद्धि अनगिनत मनुष्यों की हड्डियों पर बनाई जाएगी, सिड ने झिड़क दिया। ये कुछ ऐसा है जिसमें मदद नहीं की जा सकती। यह आपके द्वारा सबको लाड़ प्यार करने से बेहतर है। मैं इसके लिए सहमत नहीं हूं। जब तक मैं, सिड ग्रिजवोल्ड, यहाँ हूं, मैं आपको रोकूंगा। तो मुझे बताइए, डेप्यूटी हेड सिड, चूंकि मैं सेंट्स एसोसिएशन का प्रमुख बनने के योग्य नहीं हूं, तो कौन योग्य है? आप जैसा एक पराजित आदमी। ज़ेनॉन ने उपहास किया। बिल्कुल नहीं, सिड ने शांति से उत्तर दिया। ओह, आप नहीं? तो मुझे बताइए, स्टार किंगडम में कौन सेंट्स एसोसिएशन का प्रमुख बनने के योग्य है? अध्याय 2035। मैं, ज़ेनॉन ने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि मीटिंग हॉल में एक बुरी आवाज़ गूंज उठी। सब दंग रह गए। किसी ने वास्तव में सेंट्स एसोसिएशन में घुसने और सेंट्स एसोसिएशन के सीनियर्स की बैठक में बाधा डालने की हिम्मत की थी। क्या यह मौत को दावत देना नहीं था? कौन छिपकर वार कर रहा है? अभी बाहर आओ, ज़ेनॉन ने झिड़क दिया। उसके खड़े होने और हाथ हिलाने के बाद उसके सामने एक स्पेस क्रैक दिखाई दिया। फिर उसने बोलने वाले का स्थान सही सही ढूंढ लिया। वह अपना हाथ सीधे स्पेस क्रैक में डालने और अभी बोलने वाले व्यक्ति को पकड़ने ही वाला था। उसकी मुझे बीच में टोकने की हिम्मत कैसे हुई? वह जरूर जीने से थक गया होगा। हालांकि इससे पहले कि ज़ेनॉन का हाथ स्पेस क्रैक में प्रवेश करता, एक हाथ बाहर आया और ज़ेनॉन के हाथ से टकरा गया। बूम! एक तेज आवाज ने हिंसक कंपन पैदा किया। उसी समय टक्कर के स्थान से एक विशाल बल फैल गया। मीटिंग हॉल का सारा सामान राख हो गया। सेंट्स एसोसिएशन के 5 सेक्रेड सेंट डेप्यूटी हेड्स और ट्रू सेंट सीनियर्स का समूह सभी कमरे की दीवारों से जा टकराए। यदि युद्ध में शामिल दोनों ने समय रहते खुद को नहीं रोका होता, तो एक ही झटके में पूरी सेंट्स एसोसिएशन जमींदोज हो जाती। पीक सेक्रेड सेंट्स के मुकाबले से निकले एक यादृच्छिक प्रहार में स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति थी। यह एक महाद्वीप को भी आसानी से नष्ट कर सकता था। सौभाग्य से वे दोनों जानते थे कि यह लड़ने की जगह नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी ताकत वापस ले ली और कोई बड़ी आपदा नहीं आने दी। अचानक हुए हमले से ज़ेनॉन को 2 कदम पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। स्पेस क्रैक से बाहर निकला हाथ भी पीछे हट गया। फिर झुकी हुई पीठ और चांदी के मुखौटे वाला एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। तुम, ज़ेनॉन ने दांत पीसे और अपने सामने वाले व्यक्ति को घूरने लगा। संपर्क के क्षण में वह प्रतिद्वंद्वी की पहचान जान गया। स्टार किंगडम में केवल एक ही व्यक्ति था जो उसके साथ ऐसा कर सकता था। वह वही पुराना राक्षस था जो अचानक फेलोज फैमिली में दिखाई दिया था। यदि वह नहीं होता, तो फेलोज फैमिली बहुत पहले ही नष्ट हो गई होती। स्टार किंगडम भी अराजकता में होता। फिर ज़ेनॉन की योजना अगला बड़ा कदम आगे बढ़ाने में सक्षम होती। ज़ेनॉन साहिल से नफरत करता था, हालांकि उसके पास साहिल से निपटने की कोई अच्छी योजना नहीं थी। अचानक प्रकट हुई यह पुरानी चीज स्पष्ट रूप से कई वर्षों से पीक सीक्रेट सेंट रैंक में कदम रख चुकी थी और सेंट रेल्म के शिखर तक पहुंच गई थी। जब तक वह पर्याप्त आस्था की शक्ति संचित करता, वह किसी भी समय डिवाइन फायर को सुलगा सकता था, डिवाइन पावर को परिष्कृत कर सकता था और दूसरे रेल्म में कदम रख सकता था। इस बीच ज़ेनॉन ने अभी अभी पीक सीक्रेट सेंट रैंक में प्रवेश किया था, इसलिए वह अभी भी इस विभाग में पीछे था। इस तथ्य के साथ कि प्रतिद्वंद्वी उससे अधिक समय तक जीवित रहा था, उसके पास विभिन्न चालों और तुरुप के पत्तों की कोई कमी नहीं होगी। भले ही ज़ेनॉन अपनी पूरी कोशिश करता, वह शायद जीत नहीं पाता। अंतिम परिणाम केवल दोनों पक्षों की हानि ही होता। यह मैं हूँ। नौजवान, तुम पिछली बार हमारे युद्ध के अंत से पहले ही भाग गए थे। चलो स्टार किंगडम में सबसे मजबूत कौन है ये देखने के लिए फिर से लड़ने के इस अवसर का लाभ उठाते हैं, साहिल ने मुंह खोलते ही युद्ध के लिए कहा। ज़ेनॉन अपने सामने वाले बूढ़े आदमी को घूरने लगा। यदि वह प्रतिद्वंद्वी को हरा सकता, तो वह बहुत पहले ही ऐसा कर चुका होता। पिछले युद्ध में ज़ेनॉन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि यह बूढ़ा आदमी उससे अधिक शक्तिशाली था, लेकिन उसकी हरकतें थोड़ी जंग लगी हुई थीं, जो कि बहुत लंबे समय तक एकांत में रहने के कारण हुई होंगी। यहाँ आते ही उसने युद्ध के लिए कहा, इसलिए उसके इरादे बहुत सरल होने चाहिए। वह लंबे समय से नहीं लड़ा था, इसलिए वह किसी से लड़ना चाहता था। अध्याय 2036। ज़ेनॉन दूसरे पक्ष को वह कैसे करने देता जो वे चाहते थे। अब वे अभी भी बराबरी पर हो सकते थे। यदि यह बूढ़ा आदमी वास्तव में अपनी शक्ति में पूरी तरह महारत हासिल कर लेता, तो क्या ज़ेनॉन अभी भी उसे हरा पाता? बूढ़े आदमी, ये सेंट्स एसोसिएशन है, तुम्हारे जंगली दौड़ने की जगह नहीं। मैं अभी एक बैठक में हूँ, इसलिए मेरे पास तुम्हारे साथ पागलपन करने का समय नहीं है। यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें भगाने के लिए कुछ डेप्यूटी हेड्स के साथ सेना में शामिल हो जाऊंगा। अगर ऐसा होता है तो मुझे मतलबी मत कहना, ज़ेनॉन गुस्से में बोला। भले ही वे लड़े, वह कई अन्य लोगों को साथ मिलकर लड़ने में शामिल कर लेगा। यदि 2 और सेक्रेड सेंट्स होते, तो ज़ेनॉन अपने सामने वाले पुराने राक्षस से नहीं डरता। नौजवान, तुम किसे डराने की कोशिश कर रहे हो?
मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे आमंत्रित किया गया था, वरना मैं यहाँ क्यों आता? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास बहुत समय है? हालांकि सेंट्स एसोसिएशन अच्छी है, लेकिन यह मेरे घर जितनी अच्छी नहीं है, साहिल ने लापरवाही से कहा। साहिल की बातें सुनकर सेंट्स एसोसिएशन के मौजूद सीनियर्स को याद आया। क्या सिड ने अभी यह नहीं कहा था कि ज़ेनॉन सेंट्स एसोसिएशन का प्रमुख बनने के योग्य नहीं है? वह जिस व्यक्ति की सिफारिश करना चाहता है वह उसके सामने वाला बूढ़ा आदमी ही है ना? इसकी बहुत संभावना है। यदि उसके पास पर्याप्त ताकत नहीं होती तो उसके लिए ज़ेनॉन को प्रमुख के पद से हटाना कैसे संभव होता? ये व्यक्ति फेलोज रेजिडेंस में ज़ेनॉन के बराबर था, इसलिए उसकी ताकत कम से कम पीक सीक्रेट सेंट रैंक की होनी चाहिए। केवल उसके पास ही ताकत का ये स्तर है। हालांकि भले ही उसके पास ताकत हो, वह टीएसए का सदस्य नहीं है। तो वह सेंट्स एसोसिएशन का प्रमुख कैसे बन सकता है? ज़ेनॉन ने तुरंत अपनी निगाहें सिड पर टिका दी। सिड, तुम मुझे बाहर निकालना चाहते हो और इस बूढ़े को सेंट्स एसोसिएशन का प्रमुख बनाना चाहते हो? क्यों नहीं? चूंकि वह आपको फेलोज फैमिली को नष्ट करने से रोक सकता है। ये साबित करता है कि वह स्टार किंगडम के सभी प्राणियों की परवाह करता है और वह आपकी तुलना में सेंट्स एसोसिएशन का प्रमुख बनने के लिए अधिक उपयुक्त है, जिसने अपने स्वार्थ के लिए युद्ध शुरू किया, सिड ने स्वाभाविक रूप से कहा। हा, सिड, तुम कितने हास्यास्पद हो। तुम चाहते हो कि अचानक प्रकट हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके बारे में कोई नहीं जानता, वह सेंट्स एसोसिएशन का प्रमुख बने? क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? तुम्हें यहाँ मौजूद सभी से पूछना चाहिए कि क्या वे सहमत हैं, ज़ेनॉन ने हंसते हुए कहा। ज़ेनॉन, चूंकि मैंने इसका उल्लेख करने की हिम्मत की है, तो क्या आपको लगता है कि मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ? सिड ने धीरे से कहा। ज़ेनॉन ने हंसना बंद कर दिया। उसने सिड को ध्यान से देखा। तभी उसे याद आया, सेंट्स एसोसिएशन में सिड ने जो प्रतिष्ठा स्थापित की है, उसके साथ अधिकांश सीनियर्स उसका समर्थन करेंगे यदि वह कुछ कहता है। इस तथ्य के साथ कि सिड ने पैल्मो फैमिली द्वारा स्टार किंगडम को एकजुट करने की जो अफवाह फैलाई थी उसने काम किया, डेप्यूटी हेड्स के मन में भी शंकाएं होंगी। यदि वे नहीं चाहते थे कि पैल्मो फैमिली स्टार किंगडम पर हावी हो, तो ज़ेनॉन को समय रहते रोकना सबसे अच्छा तरीका होगा। इस मामले में वोट का नतीजा दिन की तरह साफ था। यदि वह पुराना राक्षस मौजूद नहीं होता, तो ज़ेनॉन पहले से ही सिड को सबक सिखाने के प्रलोभन को सहन नहीं कर पाता। एक सेक्रेट सेंट के लिए दूसरे सेक्रेट सेंट को मारना लगभग असंभव था। ये वैसा ही था भले ही कोई पीक सेक्रेट सेंट एक बिगिनर सेक्रेट सेंट को मारना चाहता हो। हालांकि ऐसा तभी होता जब कमज़ोर पक्ष भागना चाहता हो। मजबूत पक्ष के लिए उनका पीछा करना और उन्हें मारना मुश्किल होगा। हालांकि यदि कमज़ोर पक्ष भागना नहीं चाहता था बल्कि आमने सामने लड़ने का विकल्प चुनता था, तो परिणाम अनिश्चित होता। पिछली बार सिड ने ज़ेनॉन की असली ताकत का पता चलने के बाद भागना नहीं चुना था, इसलिए अंत में वह ज़ेनॉन द्वारा बुरी तरह घायल कर दिया गया था। सिड, तुम क्या चाहते हो? सेंट्स एसोसिएशन तुम्हारी नहीं है। तुम जिसे चाहो उसे प्रमुख नहीं बनने दे सकते। तुम खुद को क्या समझते हो? ज़ेनॉन ने आपा खो दिया। यदि उसने ये पद खो दिया तो वह अपनी योजना कब पूरी कर पाएगा? बगल से उसे देख रहा सेंट रेल्म के शिखर पर बैठा एक बूढ़ा आदमी भी था। बेशक सेंट्स एसोसिएशन मेरी नहीं है, ये पूरे स्टार किंगडम के सभी मनुष्यों की है। यदि आप प्रमुख बनना चाहते हैं तो आपको स्टार किंगडम की शांति बनाए रखनी होगी। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो बाहर निकल जाइए, सिड ने न्याय के साथ कहा। वह अज्ञात मूल का एक बूढ़ा आदमी है, तो आप कैसे जानते हैं कि उसके गुप्त इरादे नहीं हैं? ज़ेनॉन ने साहिल की ओर इशारा किया और जोर से सवाल किया। अध्याय 2037। आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसका और मेरा एक समझौता है। वह केवल नाम का प्रमुख होगा और टीएसए के भीतर किसी भी चीज में शामिल नहीं होगा। सब कुछ मूल ट्रैक के अनुसार चलेगा, सिड ने समझाया। उसने यह न केवल ज़ेनॉन से बल्कि दूसरों से भी कहा। सिड, तुम्हें मेरे खिलाफ क्यों लड़ना है? ज़ेनॉन ने आह भरते हुए पूछा। ज़ेनॉन, यदि आप स्टार किंगडम में शांति की रक्षा को अपना कर्तव्य मान सकते हैं, युद्ध शुरू नहीं करते हैं और अराजकता पैदा नहीं करते हैं, तो यदि आप इसे इतनी बुरी तरह चाहते हैं तो आप सेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख बन सकते हैं। हालांकि यदि आप नहीं कर सकते तो आपको केवल पद सौंपना होगा। तुमने जानबूझकर मुझे रोकने के लिए इस पुरानी चीज को ढूंढा है ना? चाहे कुछ भी हो, तुम बस मुझे शांति से प्रमुख नहीं बनने देना चाहते। तुम वैसा सोच सकते हो, सिड ने ईमानदारी से स्वीकार किया। उसने अन्य डेप्यूटी हेड्स को समझाने के लिए एक दूसरे को नियंत्रित करने वाले दो पीक सीक्रेट सेंट्स के विचार का भी उपयोग किया। दो लोगों का एक दूसरे को प्रतिबंधित करना पैल्मो फैमिली के हर चीज पर हावी होने से बेहतर होगा। हर कोई इसे समझ गया था। सिड, तुम मौत को दावत दे रहे हो, ज़ेनॉन ने जोर से चिल्लाया। अत्यधिक क्रोधित होकर उसके शरीर से ऊर्जा फटी और सीधे आसमान की ओर गई। पीक सीक्रेट सेंट की पूरी ऊर्जा के साथ सेंट्स एसोसिएशन जमींदोज हो जाएगी। यहां तक कि सेंट्रल और पूरा सेंट्रल सेक्रेट कॉन्टिनेंट भी प्रभावित होगा। ज़ेनॉन अपने गुस्से से अभिभूत हो गया था।
जब से पैल्मो फैमिली ने 2 ट्रू सेंट्स खोए थे, वह गुस्से में जल रहा था। अंत में उसे एहसास हुआ कि स्थिति के अनुसार हत्यारा संभवतः साहिल और उसका मास्टर था। फिर फेलोज फैमिली के लिए उसकी योजना विफल हो गई। अब सिड सेंट्स एसोसिएशन के सभी सीनियर्स और एक बाहरी व्यक्ति को उससे निपटने के लिए ला रहा था। अभी जेनॉन अपनी भड़ास निकालना चाहता था। जेनॉन के अचानक विस्फोट का सामना करते हुए कई सेक्रेड सेंट डेप्यूटी हेड्स ने मिलकर लड़ने की तैयारी की। हालांकि साहिल ने पहले ही कार्रवाई कर दी थी। सबसे पहले उसने निर्दोष लोगों को चोट पहुंचाने से रोकने के लिए अपने और जेनॉन के चारों ओर एक अदृश्य बाधा बनाने के लिए अपनी माइंड पावर का उपयोग किया। उसी समय उसने अपनी पीक सेक्रेड सेंट ऊर्जा का एक निशान भी दिखाया। जैसे ही 2 पीक सेक्रेड सेंट्स की 2 ऊर्जाएं छोटे स्थान में टकराईं, तुरंत एक ब्लैक होल बन गया। साहिल और जेनॉन एक पल में ब्लैक होल में गायब हो गए। फिर दृश्य तुरंत शांत हो गया और केवल एक काला छेद रह गया। अंदर से निकलने वाले अंतहीन दबाव ने ट्रू सेंट्स को भी डरा दिया। जेनॉन को लड़ने के लिए हाई डायमेंशनल स्पेस में ले जाने के लिए साहिल ने भी सबका दिल जीत लिया। कम से कम इसने साबित कर दिया कि यह व्यक्ति ऐसा नहीं था जो दूसरे लोगों के जीवन की अवहेलना करे। सबने देख लिया है कि मैं बकवास नहीं कर रहा था जब मैंने कहा था कि जेनॉन सेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख के रूप में सेवा करने के योग्य नहीं है। उसे दूसरे लोगों के जीवन और मृत्यु की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। उसके मन में केवल अपना स्वार्थ है। तो ऐसा व्यक्ति हमारे महत्वपूर्ण कार्यों को कैसे संभाल सकता है? एक बार जब वह सेंट्स एसोसिएशन का नियंत्रण ले लेगा तो स्टार किंगडम में कोई निष्पक्षता नहीं रह जाएगी। सिड ने पास के ब्लैक होल की ओर देखते हुए कहा। आप सही कह रहे हैं लॉर्ड सिड, हम भी उसके बहकावे में आ गए थे और इसीलिए हम आपको पद छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए सेना में शामिल हो गए। कृपया इसे दिल पर न लें लॉर्ड सिड। डेप्यूटी हेड्स में से एक क्रिस्टोबल फैमिली के ग्रैंड मास्टर प्रिमरोज ने कहा। लॉर्ड सिड, उस समय जेनॉन ने हमारे सामने एक पीक सीक्रेट सेंट की ताकत दिखाई थी और कई वादे किए थे। यही कारण है कि हमने ऐसा किया, लेकिन अब उसने अभी भी उनमें से किसी को भी पूरा नहीं किया है। वह एक विश्वासघाती व्यक्ति है, जिंजर फैमिली के यॉर्क ने भी कहा। फिर अन्य 2 सेक्रेड सेंट डेप्यूटी हेड्स ने भी बात की। शुरुआत में जेनॉन को प्रमुख बनाने के लिए सहमत होने का पहला कारण यह था कि जेनॉन ने पीक सेक्रेड सेंट रैंक को तोड़ दिया था और वे उसकी ताकत से भयभीत थे। दूसरा कारण यह था कि वे भी स्टार किंगडम में अराजकता चाहते थे ताकि वे अराजकता का लाभ उठाते हुए खुद को विकसित और मजबूत कर सकें। जेनॉन के स्वार्थी इरादे थे, लेकिन वे भी बहुत दयालु नहीं लग रहे थे। अब सिड के पास अपने सहायक के रूप में एक पीक सेक्रेड सेंट था। इसके अलावा उसके एक लेट सेक्रेड सेंट होने और सेंट्स एसोसिएशन में उसकी प्रतिष्ठा के कारण वे साथ मिलकर काम करने पर भी जीत नहीं सकते थे। इसलिए उन सभी ने जेनॉन के खिलाफ जाने का फैसला किया। सिड स्वाभाविक रूप से समझ गया था, लेकिन वह केवल मूर्ख होने का नाटक कर सका। अन्यथा वह 4 सेक्रेड सेंट्स को वापस जेनॉन के पक्ष में धकेल देता। हर कोई स्टार किंगडम एक संपूर्ण इकाई है। हम केवल तात्कालिक हितों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। जब कोई अपमानित होकर गिरता है तो हर कोई बर्बाद हो जाता है। जब स्टार किंगडम भविष्य में किसी आपदा का सामना करेगा तो कोई भी बच नहीं पाएगा। जब हम एकजुट होंगे तभी हमारे पास जीवित रहने का मौका होगा, सिड ने गंभीरता से कहा। एक डायमेंशनल स्पेस में 2 आकृतियां नग्न आंखों से अदृश्य गति से एक दूसरे से टकरा रही थीं। इस बार साहिल ने उस ताकत का इस्तेमाल किया जो एक सेंट द्वारा उत्पादित की जा सकने वाली सीमा पर थी। अध्याय 2038 जेनॉन का सामना करते हुए जिसने अभी अभी पीक सीक्रेट सेंट में प्रवेश किया था, साहिल का पलड़ा पूरी तरह भारी था। बेशक भले ही उसका पलड़ा भारी था, वह जेनॉन को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सका। आखिरकार वे एक ही स्तर पर थे और उनके बीच का अंतर बहुत कम था। दोनों ने अपने हथियार निकाल लिए और उन्होंने 8 डायमेंशनल स्पेस को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। समय समय पर उन्होंने 9 डायमेंशनल स्पेस को जोड़ने वाली बाधा को भी तोड़ दिया। जैसे जैसे युद्ध जारी रहा, जेनॉन भी धीरे धीरे अपने गुस्से से उबर गया। वह सही था, इस बूढ़े आदमी की ताकत सेंट रेल्म की सीमा तक पहुंच गई थी। अब वह धीरे धीरे लड़ने का आदी हो रहा था। जेनॉन ने थोड़ा अभिभूत महसूस किया क्योंकि उसके लिए जीतना असंभव था। चाहे वह कितनी भी तकनीकों का इस्तेमाल करे, बूढ़े आदमी के पास भी उसके जैसे ही तुरुप के पत्ते होंगे। लड़ना जारी रखना उसे और अधिक शर्मिंदा करेगा। इसलिए शांत होने के बाद जेनॉन का मन हार मानने का करने लगा। लरेन अभी भी इरिडेसेंट कॉन्टिनेंट पर इरिडेसेंट सेक्ट के फॉरबिडन एरिया के अंदर छोटे तालाब में बैठी थी। छोटे तालाब में दवा लगभग सूख चुकी थी। ये पहले उसके सीने तक पहुंचती थी, लेकिन अब उसका 9/2 हिस्सा गायब हो गया था। इसे पूरी तरह से गायब होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। यदि कोई अब लरेन को देखे तो वह लरेन के नग्न शरीर को स्पष्ट रूप से देख पाएगा। हालांकि उसकी सुंदरता की सराहना कोई नहीं कर सकता था। चारों बहनें भी अभी भी उन्हीं स्थितियों में थीं। उनके चेहरे पीले दिख रहे थे, जैसे कि वे गंभीर रूप से घायल हो गए हों।
उनके चेहरों पर लगभग कोई रंग नहीं बचा था। फॉरबिडन टेक्निक के इस्तेमाल ने चारों बहनों को बहुत नुकसान पहुंचाया। दूसरी ओर तालाब में मौजूद लरेन दीप्तिमान दिख रही थी। वह ऐसी दिख रही थी जैसे उसका पुनर्जन्म हुआ हो। उसके शरीर की त्वचा गुलाबी रंग के संकेत के साथ चमकदार और शुद्ध थी। जो कोई भी उसे देखता उसे छूना चाहता। उसका चेहरा भी कोमल और गुलाबी था। उसके पूरे व्यक्तित्व के स्वभाव में जमीन आसमान का बदलाव आया था। उसकी भौहों के बीच एक हल्की सी लकीर थी क्योंकि वह अपने दांत पीस रही थी। उसका शरीर ऐसे कांप रहा था जैसे वह अभी भी असहनीय दर्द सह रही हो। जो कोई भी उसे अब देखता उसे उसके लिए अफसोस होता, महिलाओं को भी। यदि कोई पुरुष अब लरेन के पास आता तो उन्हें एक अनोखी सुगंध आ सकती थी। ये सुगंध किसी भी पुरुष को अवचेतन रूप से वासना में डाल देगी। लरेन का आकर्षक शरीर लगभग पूरी तरह से परिपक्व हो गया था। कोई नहीं जानता था कि एक परिपक्व अलूरिंग बॉडी कितनी शक्तिशाली होती है क्योंकि यह अत्यंत दुर्लभ थी। एरा और उसकी बहनों को सेलेस्ट को ढूंढने में 10 लाख साल से भी ज्यादा समय लगा। उन्होंने अलूरिंग बॉडी को छोड़कर बाकी सभी फिजिक्स एकत्र कर लिए थे। अब अलूरिंग बॉडी भी लगभग पूरी हो चुकी थी। अध्याय 2039। 3 दिन बाद जब तालाब में दवा की आखिरी बूंद धुएं के गुच्छे में बदल गई और उसके शरीर में समा गई तो लरेन ने धीरे धीरे अपनी भौहें खोलीं। दर्द धीरे धीरे कम हो गया। वह अपनी इच्छाशक्ति के भरोसे टिकी रही। इस समय लरेन पूरी तरह से बदल चुकी थी और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं थी कि उसका पुनर्जन्म हुआ था। बहुत ही कम समय में उसने एक ऐसा रास्ता पूरा कर लिया था जिसे दूसरे जीवन भर में पूरा नहीं कर सकते थे। उसकी ताकत में जिस गति से सुधार हुआ वह भयावह था। ये साहिल की तुलना में भी काफी भयावह था जिसके पास सिस्टम था। हालांकि ये तब था जब साहिल के पास लैविश पॉइंट्स नहीं थे। एक बार जब उसके पास लैविश पॉइंट्स आ गए तो साहिल के सुधार की गति बेजोड़ थी। वह विशाल ब्रह्मांड में अकेला था जो ऐसा कर सकता था। बेशक सुधार के लिए बाहरी ताकतों पर निर्भर लरेन अभी भी साहिल की तुलना में अतुलनीय थी। साहिल को लैविश पॉइंट्स पाने के लिए केवल पैसे खर्च करने की जरूरत थी और वह बिना किसी दुष्प्रभाव के सुधार कर सकता था। ये सिस्टम की शक्ति थी। हालांकि लरेन नहीं कर सकती थी। इस अपग्रेड में स्वर्ग और पृथ्वी के अनगिनत कीमती खजाने खर्च हुए। उसके 4 टीचर्स भी सामूहिक रूप से एक स्तर नीचे गिर गए। वे ट्रू सेंट रैंक से गिरकर प्री सेंट रैंक पर आ गए थे। समर्पण का ये स्तर पूरे ब्रह्मांड में दुर्लभ था। स्टार किंगडम की तो बात ही छोड़िए। 4 ट्रू सेंट्स ने एक बिगिनर सेंट के बदले में इतनी बड़ी कीमत चुकाए। चाहे कोई इसे कैसे भी देखे, यह एक बुरा सौदा था। यदि ये तथ्य नहीं होता कि लरेन की अलूरिंग बॉडी एरा और उसकी बहनों के बहुत काम की थी और उसे काम आने के लिए एक सेंट होना था, तो क्या उन्होंने ऐसा किया होता? चारों बहनों के मिशन का एक परिपक्व अलूरिंग बॉडी अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। एक अलूरिंग बॉडी बहुत दुर्लभ थी और उन्होंने लाखों वर्षों में केवल 2 का ही सामना किया था। उन्होंने उनमें से दूसरे को खुद भी नहीं ढूंढा था। सौभाग्य से उन्होंने इतना भुगतान किया और अंत में लरेन को सेंट रेल्म तक पहुंचाया। इसलिए ये सब इसके लायक था। एरा और उसकी बहनों ने देखने के लिए एक साथ अपनी आंखें खोलीं। हालांकि उनके चेहरे भयानक रूप से पीले थे और उनके शरीर अत्यंत कमजोर थे, फिर भी उनके चेहरों पर आश्चर्यजनक मुस्कान थी। ये काम कर गया। लरेन उनकी उम्मीदों पर खरी उतरी और दृढ़ता के साथ जीवित रही। उसके द्वारा सारी ऊर्जा अवशोषित करने के बाद उसे सेंट रेल्म में प्रमोट किया गया। उसकी अलूरिंग बॉडी भी आखिरकार परिपक्व हो गई थी। अब उनके शरीर बहुत कमजोर थे, इसलिए उन्हें ठीक होने में कुछ समय लगेगा। उनके शरीर पूरी तरह से ठीक होने के बाद वे अंतिम चरण में आगे बढ़ सकते हैं और उस कार्य को पूरा कर सकते हैं जो 10 लाख वर्षों से बहनों पर सौंपा गया है। लोरी, क्या तुम जाग गई हो? तुम्हें कैसा लग रहा है? एरा पूछने से खुद को नहीं रोक सकी। उसकी आवाज़ कोमल थी और ऐसा लग रहा था कि बोलना भी उसके लिए थोड़ा श्रमसाध्य था। ये स्पष्ट था कि फॉरबिडन टेक्निक ने उन पर कितना भारी असर डाला था। लेडी एरा, मैं जाग गई हूँ। मुझे अपने शरीर में एक बड़ा बदलाव महसूस हो रहा है, इसलिए मैं इसे सावधानी से समझने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अभी आपका अभिवादन नहीं कर सकती, इसलिए कृपया मुझे क्षमा करें। लरेन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी आकर्षक आवाज़ में उत्तर दिया। यदि उसकी आवाज़ किसी पुरुष द्वारा सुनी जाती तो यह निश्चित रूप से उसके दिल में अंतहीन वासना जगा देती। यह एक परिपक्व अलूरिंग बॉडी थी। उसकी हर हरकत और यहाँ तक कि उसकी आवाज़ भी अनंत प्रलोभन से भरी थी। एक सामान्य पुरुष उसका बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पाएगा। अध्याय 2040। अतीत में सलीना और लरेन को अर्थ पर बेजोड़ जोड़ी कहा जाता था। दोनों लगभग एक जैसे थे, चाहे उनकी तुलना कैसे भी की जाए। हालांकि अब लरेन सलीना से एक पायदान से भी ज्यादा आगे निकल गई थी। तुम्हें बदलना चाहिए। अब तुमने एक सेंट का शरीर विकसित कर लिया है, सेंट रेल्म में कदम रखा है और स्टार किंगडम की कुछ महिला सेंट्स में से एक बन गई हो। कितना सुखद है, एरा ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि उसकी शारीरिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन वह बहुत अच्छे मूड में थी।
अन्य पीले पड़े एल्डर्स के चेहरों पर भी मुस्कान थी। लोरी, तुम वास्तव में हमारी उम्मीदों पर खरी उतरी हो। तुम अपनी इच्छाशक्ति के माध्यम से जीवित रहीं। न केवल यह उस पर खरी उतरी, तुम हमारी अपेक्षा से भी बेहतर निकलीं। लोरी, तुम अब तक की देखी गई सबसे मजबूत इच्छाशक्ति वाली महिला हो और तुम्हारी उपलब्धियां भविष्य में असीमित होंगी। हमारे पास आखिरकार एक उत्तराधिकारी है और यह हमारे द्वारा चुकाई गई कीमत के पूरी तरह लायक है। उन तीनों ने एक के बाद एक बात की और वे सभी बिना किसी हिचकिचाहट के लरेन की प्रशंसा कर रहे थे। मैं केवल आप सभी की वजह से ऐसी हूँ। आपके प्रयासों के बिना मैं सिर्फ एक साधारण महिला होती। मुझे नहीं पता कि मैं अब जो हूँ उसे हासिल करने में मुझे कितना समय लगा होता और जीवन भर की कड़ी मेहनत के बाद भी यह असंभव होता, लरेन ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। खुद को विनम्र मत करो। हम चारों ने इस फॉरबिडन टेक्निक के लिए बहुत त्याग किया है, लेकिन लोरी, यदि तुम्हारे पास पर्याप्त इच्छाशक्ति नहीं होती और तुम टिक नहीं पाती, तो तुम वह हासिल नहीं कर पाती जो तुम अब हो। इसलिए इसे एक पारस्परिक उपलब्धि माना जा सकता है। चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा आपकी दयालुता को याद रखूंगी और इसे इस जीवन में कभी नहीं भूलूंगी, लरेन ने गंभीरता से कहा। लोरी, तुम्हारे शब्दों के साथ ये दर्शाता है कि हमारी बहनों की कड़ी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। तुम्हें बढ़ती ताकत की आदत भी डाल लेनी चाहिए। हम भी ठीक होने के लिए जा रहे हैं। कृपया आगे बढ़िए। अपनी नई ताकत के साथ पूरी तरह से अनुकूल होने के बाद मैं आप सभी का सम्मान करूंगी। बातचीत समाप्त होने के बाद चारों बहनों ने लरेन को देखा और फिर संतुष्ट मुस्कान के साथ चली गईं। लरेन का एक ही कदम में इसे हासिल करना उनकी उम्मीदों से परे था। वे हैरान थे, लेकिन उसके अलावा वे और भी अधिक परमानंद महसूस कर रहे थे। इस तरह उन्होंने काफी समय बचा लिया था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात अगले कदम पर आगे बढ़ने से पहले कमजोर अवस्था से उबरना था। चारों के जाने के कुछ ही समय बाद पूरी तरह से नग्न और पालथी मारकर बैठी लरेन ने अचानक अपनी आंखें खोल दीं। उसकी आंखों में एक चमक थी। हकीकत में उसने पहले ही अपने शरीर में हुए परिवर्तनों को अपना लिया था। वह केवल झूठ बोल रही थी क्योंकि वह अपने टीचर्स का सामना नहीं करना चाहती थी। सतह पर उन चारों ने उसकी ताकत को वर्तमान स्तर तक बढ़ाने के लिए एक बड़ी कीमत चुकाई थी, लेकिन क्या ये वास्तव में निस्वार्थ समर्पण था? क्या इसके पीछे कोई और साजिश नहीं थी? लरेन जानती थी कि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है। वह इरिडेसेंट सेक्ट में शामिल हुई और कुछ ही महीनों में चारों की शिष्या बन गई। उनके बीच का रिश्ता उस स्तर से बहुत दूर था जहां उनमें से कोई उसे बेहतर बनाने के लिए खुद को बलिदान करने को तैयार हो। यदि ये लरेन होती तो वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं करती। तो वे लरेन के लिए ऐसा करने को तैयार क्यों थे? इसके पीछे कौन सा काला रहस्य था? या क्या कोई ऐसी साजिश थी जिसके बारे में लरेन को कोई जानकारी नहीं थी? इसका उसकी अलूरिंग बॉडी से क्या लेना देना था? ये वे सवाल थे जो लरेन के मन में मंडरा रहे थे। सेलेस्ट का पालन पोषण चारों ने किया था, लेकिन उसे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि उसने एक छोटी सी गलती की थी और फिर उसे 100 साल तक दीवार का सामना करने के लिए आइस कैवन में कैद कर दिया गया। उनका लगभग 3000 साल तक चला रिश्ता कुछ भी नहीं था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि लरेन और वे चारों केवल कुछ महीनों से साथ थे। इसके आधार पर लरेन को यकीन था कि उसकी ताकत में सुधार करने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाने के पीछे उन चारों के नेक इरादे नहीं थे। वह एक ऐसी महिला थी जो भाग्य की व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। स्वाभाविक रूप से वह दूसरों को खुद को नियंत्रित नहीं करने देगी, भले ही वह व्यक्ति उसका मास्टर ही क्यों न हो। अध्याय 2041। सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट का वेस्ट एंड। साहिल एक गुप्त स्थान पर लौट आया। सेंट्स एसोसिएशन का मामला खत्म हो गया था। जेनॉन, जिसने अभी अभी पीक सेक्रेड सेंट रैंक में कदम रखा था, स्वाभाविक रूप से उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। चूंकि जेनॉन साहिल को हरा नहीं सका, इसलिए वह खुद पीछे हट गया। साहिल ने उसका पीछा नहीं किया। अपनी पार्शल प्रीडेटी रैंक की ताकत को उजागर किए बिना उसके लिए जेनॉन को बाहर निकालना असंभव था। तब से साहिल सेंट्स एसोसिएशन का नया प्रमुख बन गया। बेशक ये सिर्फ नाम के लिए था। उसे सेंट्स एसोसिएशन की परवाह नहीं होगी और सब कुछ डेप्यूटी हेड सिड को सौंप दिया जाएगा। वास्तव में साहिल का अस्तित्व केवल जेनॉन को अराजकता फैलाने से रोकने के लिए था। हकीकत में उसे इसकी भी परवाह नहीं थी। उसका एकमात्र कर्तव्य स्टार किंगडम की शांति में योगदान देना था। आंगन में महिलाओं का एक समूह कड़ी मेहनत से अभ्यास कर रहा था। असीमित रिसोर्सेज के समर्थन और एक लेट सॉवरन रैंकर सेलेस्ट की शिक्षाओं के साथ सभी की ताकत भी लगातार बढ़ रही थी। ऐसा सुखद दृश्य देखकर साहिल बहुत प्रसन्न हुआ। सिस्टम पैनल खोलने के बाद उसकी आंखें चमक उठीं। उसने 1 करोड़ लैविश पॉइंट्स जमा कर लिए थे। एल्बर और माली ने पैसे खर्च करने में बहुत अच्छा काम किया। उनके द्वारा एकत्र किए गए रिसोर्सेज अब तक एक पहाड़ की तरह जमा हो गए होंगे। 1 करोड़ लैविश पॉइंट्स के साथ वह क्लोनिंग को अगले स्तर पर अपडेट कर सकता था। अपग्रेडिंग के बाद वह एक और क्लोन बुला सकता था। स्किल लेवल को अपग्रेड करना कष्टदायक नहीं था।
साहिल ने सीधे क्लोनिंग के पीछे प्लस जोड़ चिन्ह पर क्लिक किया और हमेशा की तरह एक विंडो पॉपअप हुई। इसने होस्ट से अपग्रेड की पुष्टि करने के लिए कहा। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद साहिल ने क्लोनिंग को अगले स्तर पर अपग्रेड कर दिया। ये बहुत आसान था, यह उसकी ताकत को अपग्रेड करने जितना कष्टदायक नहीं था। अब साहिल लगभग 3 क्लोन बुला सकता था। यदि वह अपने में फॉर्म को शामिल करता तो 4 पार्शियल प्रीडेटीज होते। साथ ही यह उसकी सीमा थी। वह अपनी ताकत या क्लोनिंग को और अधिक अपग्रेड करना जारी नहीं रख सकता था जब तक कि वह एक उच्च सभ्यता में नहीं जाता। फिलहाल साहिल का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। वह अभी भी रिसोर्सेज इकट्ठा कर रहा था। अब वह नोवा से किए गए वादे को पूरा करने और सेक्ट में फॉरबिडन एरिया के रहस्य का पता लगाने के लिए इरिडेसेंट सेक्ट जाने के लिए तैयार था। इसके बाद अर्थ वापस जाने का समय होगा। सभी को अलविदा कहने के बाद साहिल ने स्पेस क्रैक में कदम रखा और इरिडेसेंट सेक्ट की ओर चल पड़ा। एक डायमेंशनल स्पेस में अपनी गति के साथ वह बहुत जल्द इरिडेसेंट कॉन्टिनेंट तक पहुंच सकता था। एरा और उसकी बहन फॉरबिडन एरिया के नीचे कास्ट केव में गईं। ये फॉरबिडन एरिया का सबसे गुप्त हिस्सा था। उन चारों के अलावा जो भी पहले यहाँ आए थे वे सब गायब हो गए। उनमें इरिडेसेंट सेक्ट की वर्तमान प्रमुख नोवा की ग्रैंड मास्टर भी शामिल थीं। किसी को भी पता नहीं था कि वे सेंट्स कैसे या क्यों गायब हुए। भले ही इरिडेसेंट सेक्ट केवल महिलाओं को स्वीकार करता था, लेकिन यह अपनी शिष्याओं को शादी करने और बच्चे पैदा करने से नहीं रोकता था। अध्याय 2042। प्रसिद्ध हस्तियों जैसे कि 7 हाई प्रीस्टेसेस और 7 फेरीज को छोड़कर अन्य महिला शिष्याएं अपनी ताकत और स्थिति एक निश्चित स्तर तक पहुंचने के बाद ही शादी कर सकती थीं और बच्चे पैदा कर सकती थीं। हालांकि शादी करने के बाद वे अपने परिवार के सदस्यों को इरिडेसेंट सेक्ट में नहीं ला सकती थीं और केवल सेक्ट के बाहर ही बस सकती थीं। यदि वे एक लड़की को जन्म देतीं तो वह लड़की इरिडेसेंट सेक्ट में शामिल हो सकती थी, जबकि एक लड़का केवल अन्य सेक्ट्स में शामिल हो सकता था। वैसे भी पुरुषों को इरिडेसेंट सेक्ट में रहने की अनुमति नहीं थी। इस वजह से इरिडेसेंट सेक्ट के बाहर के कई बड़े शहर वास्तव में सेक्ट के सदस्यों के परिवार के सदस्यों के लिए एक कॉम्पाउंड थे। नोवा का परिवार ड्रीम फैमिली इनमें से एक शहर को नियंत्रित करता था। प्रमुख बनने के बाद ही उसने परिवार के लिए अधिक रिसोर्सेज प्राप्त किए, जिससे ड्रीम फैमिली को धीरे धीरे विकसित होने का मौका मिला। एक बार जब नोवा ने अपना पद खो दिया तो उसके परिवार की स्थिति काफी कमजोर हो जाएगी। कोई दूसरा परिवार आकर किसी भी समय ड्रीम फैमिली को आवंटित लाभ चुरा सकता था। यही कारण था कि नोवा हमेशा सतर्क रहती थी, क्योंकि वह अकेले ही पूरे ड्रीम फैमिली का सहारा बनी हुई थी। इरिडेसेंट सेक्ट के परिवार के कॉम्पाउंड में सदस्यों की संख्या इरिडेसेंट सेक्ट की शिष्याओं की संख्या से 10 गुना अधिक थी। यह एक विशाल समाज था। फॉरबिडन एरिया के नीचे कास्ट केव में एरा और उसकी बहनें उत्साहित भावों के साथ कोल्ड पूल के किनारे आईं। कोल्ड पूल के ऊपर धुआं था और कोई नहीं देख सकता था कि पानी के अंदर क्या है। ये प्रतीत होने वाली सरल संरचना एक बहुत बड़ा रहस्य छिपाए हुए थी। यहाँ तक कि सेंट्स एसोसिएशन के पिछले प्रमुख सिड या जेनॉन, एक शक्तिशाली व्यक्ति जिसकी ताकत इस रेल्म के शिखर तक पहुंच गई थी, वे भी नहीं पहचान सकते थे कि तालाब के अंदर क्या था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह अरे स्टार किंगडम का नहीं था, बल्कि ये बहुत उच्च सभ्यता से था। द 9 हेवनली ड्रैगन अरे। इस अरे को बनाने के लिए आवश्यक सामग्री भयानक रूप से कीमती थी। 9 पत्थर के स्तंभों पर 9 5 क्लॉड गोल्डन ड्रैगन्स थे। हालांकि वे ड्रैगन उकेरे हुए नहीं थे, बल्कि 9 5 क्लॉड गोल्डन ड्रैगन्स की आत्माएं उनमें सील थीं। 5 क्लॉड गोल्डन ड्रैगन्स ब्रह्मांड में गैलेक्सी बीस्ट की खाद्य श्रृंखला में शीर्ष गैलेक्सी बीस्ट्स में से एक थे। मिल्की वे के बगल वाली बीस्ट गैलेक्सी में केवल निचले स्तर के गैलेक्सी बीस्ट्स थे। 5 क्लॉड गोल्डन ड्रैगन्स की तुलना में अंतर नागरिकों और राजघराने के समान था। उनकी पहचान के बीच की खाई एक न पाटी जाने वाली खाई थी। 5 क्लॉड गोल्डन ड्रैगन्स जैसे गैलेक्सी बीस्ट साधारण गैलेक्सी बीस्ट्स का सामना करते समय एक प्राकृतिक दमन के साथ पैदा होते थे। द 9 हेवनली ड्रैगन अरे बनाने के लिए 9 5 क्लॉड गोल्डन ड्रैगन्स को मारना और उनकी आत्माओं को निकालना पड़ता था। कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि यह कितना कठिन था। जहां तक अन्य सामग्रियों का सवाल है, इसमें कोई संदेह नहीं था कि सब कुछ कितना कीमती था। यदि कोई ऐसा 9 हेवनली ड्रैगन अरे बनाना चाहता था तो यह तब भी संभव नहीं हो पाता यदि वह स्टार किंगडम में मौजूद हर चीज का उपयोग करता। यह एक ऐसा अरे था जो आसमान को भी सील कर सकता था, लेकिन अब इसका उपयोग एक छोटे से कोल्ड पूल को सील करने के लिए किया गया था। चारों बहनों के कोल्ड पूल के किनारे आने के बाद वे बिना किसी हिचकिचाहट के एक साथ घुटनों के बल बैठ गईं। सबसे बड़ी बहन मैरन ने उत्तेजित होकर कहा, मास्टर, आपने हम दासों को जो कार्य दिया था वह पूरा होने वाला है। आप फिर से जागने और हमें वापस घर ले जाने से केवल एक कदम दूर हैं। जिन्होंने कभी आपकी निंदा की और आपको चोट पहुंचाई, उन्हें सजा दी जाएगी। हमने इस दिन के लिए बहुत लंबे समय तक तैयारी की है और बहुत लंबा इंतजार किया है। जैसे ही उसने ये कहा, मैरन रोने लगी। बाकी तीनों की हालत भी बेहतर नहीं थी।
उनके अस्तित्व का एकमात्र कारण उस मास्टर को फिर से जीवित करना था जिसका उन्होंने जिक्र किया था, जो कोल्ड पूल के नीचे सील था। द 9 हेवनली ड्रैगन अरे हर चीज को सील कर सकता था, यहाँ तक कि उस व्यक्ति के शरीर और आत्मा को भी जिसे इतनी बुरी तरह चोट लगी थी कि वह मौत की कगार पर था। उनके सील होने के बाद उनकी स्थिति और खराब नहीं होगी। इस बीच बाहर के लोग अभी भी उन्हें ठीक करने के तरीके के बारे में सोच सकते थे। ये 9 हेवनली ड्रैगन अरे की विशिष्टता थी। बेशक हर कोई 9 हेवनली ड्रैगन अरे नहीं बना सकता था। अन्य सामग्रियों की तो बात ही छोड़िए, नॉर्ड्रेगन की आत्माएं ही बहुत से लोगों को रोकने के लिए पर्याप्त थीं। मास्टर, मैं बहुत खुश हूँ। हम आखिरकार उसी जीवन में वापस जा सकते हैं जो हमारे पास था, एरसिस कुठी। मास्टर, मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब हम फिर से मिलेंगे। भले ही बहुत समय बीत गया हो, आप अभी भी मेरे दिमाग में बहुत स्पष्ट हैं। यहाँ तक कि आपकी आवाज़ अनगिनत बार मेरे कानों में गूंजी है। अध्याय 2043। चारों बहनें कोल्ड पूल के पास घुटनों के बल बैठी थीं। वे लगातार इस बारे में बोलती रहीं कि वे पिछले वर्षों में अपने मास्टर को कितना याद करती थीं। यदि बाहरी लोग उनकी बातें सुनते तो वे निश्चित रूप से स्तब्ध और अवाक रह जाते। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे खुद को दास कह रही थीं। इरिडेसेंट सेक्ट की 4 ट्रू सेंट प्रतिष्ठित बुजुर्ग किसी की दास थीं। यदि यह खबर बाहरी दुनिया में फैली तो निश्चित रूप से हर किसी के होश उड़ जाएंगे। यह आदमी कौन है? कौन 4 ट्रू सेंट्स के साथ दासों जैसा व्यवहार कर सकता है? एक बात निश्चित थी और वह ये थी कि स्टार किंगडम में ऐसे कोई पात्र नहीं थे। भले ही वे सेक्रेड सेंट्स हों, उनके लिए 4 ट्रू सेंट्स को स्वेच्छा से अपना दास बनाना असंभव था। सबसे चौंकाने वाला कारक ये था कि वे इतने वफादार थे। उन्होंने अपने मास्टर द्वारा सौंपे गए कार्य के लिए लाखों वर्षों तक तैयारी की थी। इरिडेसेंट सेक्ट की स्थापना वास्तव में कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक विभिन्न फिजिक्स को इकट्ठा करने में उनकी सहायता करने के लिए की गई थी। एरर और उसकी बहनों ने ये 9 हेवनली ड्रैगन अरे नहीं बनाया था। वे ऐसा करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थीं। उनके तथाकथित मास्टर एजल फेदर वही थे जिन्होंने इसे बनाने के लिए अपनी सारी कोशिशें लगा दी थीं। उस समय जब पांचों का समूह स्टार किंगडम में आया, एजल गंभीर रूप से घायल था और उसके दिन गिने चुने थे। हालांकि वह घर वापस नहीं जा सका क्योंकि वह बहुत दूर था। अपने अस्तित्व की गारंटी देने के लिए उसने इस अरे को स्थापित करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी। 9 हेवनली ड्रैगन अरे को पूरा करने के बाद एजल ने चारों बहनों को कार्य दिया और खुद को अरे में सील कर लिया। वह तभी फिर से जागेगा जब वे अपना कार्य पूरा कर लेंगी। इरिडेसेंट सेक्ट में जो सेंट्स गायब हुए थे वे सभी एरर और अन्य लोगों द्वारा यहाँ कॉल्ड्रन्स के रूप में सेवा करने और एजल के जागने के लिए सब कुछ समर्पित करने के लिए लाए गए थे। दूसरे शब्दों में, ये सभी लोग वास्तव में मर चुके थे। हालांकि 9 हेवनली ड्रैगन अरे के अंदर एक सेंट की मृत्यु बाहरी दुनिया द्वारा महसूस नहीं की जाएगी और यह प्रलय का दृश्य पैदा नहीं करेगी। 9 हेवनली ड्रैगन अरे इतना ही शक्तिशाली था। यदि यह आसमान को सील कर सकता था तो यह और क्या सील नहीं कर सकता था। बहनों के लिए एजल का कार्य कॉल्ड्रन्स के लिए शीर्ष 10 फिजिक्स एकत्र करना, उन्हें सेंट्स में साधना करना और फिर उन्हें 9 हेवनली ड्रैगन अरे में लाना था। फिर बहनों को पीड़ितों को कोल्ड पूल में फेंकना होगा और एजल को उनकी शक्तियों को अवशोषित करने देना होगा जब वह अभी भी निद्रा में था। जब एजल कॉल्ड्रन्स के लिए शीर्ष 10 फिजिक्स को अवशोषित करना समाप्त कर लेगा तो वह जाग जाएगा। अन्य 9 फिजिक्स पहले ही एकत्र किए जा चुके थे और उन्होंने कुछ फिजिक्स के 2 या 3 भी एकत्र किए थे, लेकिन सबसे दुर्लभ अलूरिंग बॉडी को ढूंढना बहुत चुनौतीपूर्ण था। अब जबकि अलूरिंग बॉडी को सफलतापूर्वक सेंट रेल्म में साधना कर लिया गया था, एजल आखिरकार जाग सकता था और उसे अवशोषित करने के बाद वापसी कर सकता था। चारों बहनें इंतजार नहीं कर सकती थीं। वे लरेन को कोल्ड पूल में फेंकने और अपने मास्टर को उसे अवशोषित करने देने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थीं। हालांकि न केवल उनकी ताकत एक स्तर गिर गई थी, ट्रू सेंट से प्री सेंट में बदल गई थी, बल्कि उनके शरीर भी अत्यंत कमजोर स्थिति में थे। जिस क्षण लरेन ने सेंट रेल्म में कदम रखा, वह अब दूसरों की दया पर रहने वाली चींटी नहीं रह गई थी। बहनों ने पहले भी कड़े विरोध का सामना किया था। हालांकि उस समय वे ट्रू सेंट्स थीं, इसलिए चाहे उनके प्रतिद्वंद्वी कितनी भी भयंकर प्रतिरोध करें, वे एक पेड़ को हिलाने की कोशिश करने वाली चींटियों के अलावा और कुछ नहीं थे। हालांकि इस बार चीजें थोड़ी अलग थीं। यदि कोई दुर्घटना हुई तो परिणाम कम पड़ सकता था। उन्होंने लाखों वर्षों तक तैयारी की थी, इसलिए बहनें थोड़ा सा भी जोखिम उठाने को तैयार नहीं थीं। इसलिए दुर्घटनाओं से बचने के लिए वे ठीक होने के बाद ही कार्रवाई कर सकती थीं। भले ही चारों ट्रू सेंट सामूहिक रूप से प्री सेंट में गिर गई हों, जब तक उनके शरीर ठीक हो जाते वे लरेन को हराने में सक्षम होती जिसने अभी अभी सेंट रेल्म में कदम रखा था। चारों बहनें अभी भी इस बारे में बात कर रही थीं कि वे अपने मास्टर को कितना याद करती हैं, जैसे कि कोल्ड पूल में बैठा व्यक्ति उन्हें सुन सकता हो। अध्याय 2044। हालांकि कोल्ड पूल धुएं से भरा हुआ था और अंदर की स्थिति स्पष्ट रूप से नहीं देखी जा सकती थी, लेकिन जैसे ही कोई पास आता उसे खून की तेज गंध और एक राक्षसी नफरत महसूस होती।
दर्जनों सेंट्स के मरने के बाद यही बचा था। किसी को पता होना चाहिए कि सेंट्स को हेवेंस द्वारा मान्यता दी गई थी, इसलिए वे तब तक जीवित रह सकते थे जब तक स्वर्ग और पृथ्वी है और सूरज और चांद के साथ मिलकर चमक सकते थे। जब इरिडेसेंट सेक्ट के सीनियर्स ने अभी अभी सेंट रेल्म को तोड़ा था तो वे उच्च उत्साही थे और अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए तैयार थे, लेकिन अंत में वे एजल के जागने के लिए बलिदान बन गए। जिस सेक्ट ने उन्हें सावधानी से साधना किया था उसका एक गुप्त उद्देश्य था। कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि जब वे मौत की कगार पर थे तो हर किसी के दिल में कितनी नफरत और आक्रोश था। एरा और उसकी बहनों को इरिडेसेंट सेक्ट की शिष्याओं की मृत्यु के लिए बिल्कुल भी पछतावा नहीं हुआ। अपने मास्टर को जगाने के लिए वे दूसरों की तो बात ही छोड़िए, अपनी जान भी दे देंगी। समय बीत रहा था। चारों बहनों के पास अपने मास्टर को बताने के लिए अनगिनत बातें थीं, लेकिन वे ये भी जानती थीं कि अब वह समय नहीं है। अपने मास्टर के जागने के बाद वे धीरे धीरे पुरानी यादें ताज़ा कर सकती थीं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात उसके शरीर को बहाल करना और कार्य के अंतिम चरण को पूरा करना था। जैसे ही वे चारों उठने और एकांत में जाने वाली थीं, कास्ट केव में एक आवाज़ सुनाई दी। मास्टर्स, आप क्या कर रही हैं? एरा और उसकी बहनें चौंक गईं। ये फॉरबिडन एरिया का सबसे निषिद्ध हिस्सा था और किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। तो उन्हें यहाँ किसी दूसरे व्यक्ति की आवाज़ क्यों सुनाई दी? चारों ने एक साथ आवाज़ की ओर देखा और प्रवेश द्वार पर एक सुंदर आकृति खड़ी देखी। वह लरेन थी, जो कुछ ही समय पहले उनसे अलग हुई थी। इस समय लरेन ने एक हरा जालीदार गाउन पहना हुआ था और उसकी लुभावनी आकृति इसके नीचे से धुंधली दिखाई दे रही थी। अलूरिंग बॉडी के परिपक्व होने के बाद उससे निकलने वाली विशेष ऊर्जा के साथ सामान्य पुरुष उसे देखने के बाद उस पर मोहित हो जाएगा। लरेन का अचानक प्रकट होना चारों बहनों की उम्मीदों में था। एक पल के लिए वे सब जम गईं। वे पहले से ही दोषी महसूस कर रही थीं और अब वे शामिल व्यक्ति से टकरा गईं, इसलिए वे कुछ समय के लिए खो गईं। थोड़ी देर बाद मैरन होश में आए और अप्राकृतिक भाव के साथ पूछा, एल लोरी, तुम यहाँ क्यों हो? मास्टर्स, आपने मेरे लिए इतना बलिदान दिया है, इसलिए मैं आपकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। अब जबकि मैं अपनी आसमान छूती ताकत पर बेहतर नियंत्रण में हूँ, मैं देखना चाहती थी कि आप कैसी हैं। साथ ही मैं आपकी कड़ी मेहनत के लिए आपको धन्यवाद देने आना चाहती थी, लरेन ने शांति से उत्तर दिया। बहनें उसके हाव भाव और स्वर से कुछ भी गलत नहीं समझ सकीं। जो चारों होश में आई उन्हें भी अस्थायी रूप से राहत मिली। तो क्या हुआ अगर लरेन यहाँ है? इस लड़की के ज्ञान के साथ उसके लिए 9 हेवनली ड्रैगन अरे का रहस्य जानना असंभव है, हमारे कार्य का उल्लेख तो दूर की बात है। चारों बहनों का सामूहिक रूप से मानना था कि लरेन वास्तव में उनसे मिलने आई थी। आखिरकार इस लड़की ने हमेशा उन्हें यह आभास दिया था कि वह बिल्कुल भी चालाक नहीं थी। वह उस तरह की थी जो अपहरण होने के बाद अपने अपहरणकर्ता को फिरौती के पैसे गिनने में मदद करेगी। बहनें ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेंगी। लोरी, हमारी सुरक्षा की परवाह करना बहुत अच्छा है। हमने तुम्हारे लिए इतनी बड़ी कीमत व्यर्थ नहीं चुकाई, लेकिन चिंता मत करो, हम ठीक हैं। चूंकि हमने ऐसा करने का फैसला किया है, इसलिए हम खुद पर काफ़ी आश्वस्त हैं। बस इतना है कि हम थोड़े कमज़ोर हैं, लेकिन आराम की अवधि के बाद हम पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, एरा ने दिलासा दिया। यह अच्छा है। यदि आप मेरे लिए भारी शारीरिक चोटें सहती हैं तो मैं आराम से कैसे रह सकती हूँ? मुझे डर है कि मैं शायद हमेशा अपराधबोध में जीती रहूंगी, लरेन ने गंभीरता से कहा। अध्याय 2045। कास्ट केव का माहौल सौहार्दपूर्ण हो गया। एरा और उसकी बहनों ने लरेन की ओर देखा और अलूरिंग बॉडी की शक्ति पर विलाप किया। उन्होंने पहले कभी परिपक्व अलूरिंग बॉडी नहीं देखी थी। पिछली लरेन पहले से ही एक बेजोड़ सुंदरता थी। अब जबकि वह एक सेंट बन गई थी और उसकी अलूरिंग बॉडी परिपक्व हो गई थी, वह केवल एक स्तर से नहीं ऊपर उठी थी। ऐसी महिला कम नहीं होगी। वस्टा किंगडम की तो बात ही छोड़िए, बहनों के गृहनगर की कुछ उच्च पदस्थ देवी देवताओं को भी मात दे सकती थी। यदि मास्टर लरेन को देखते तो वे निश्चित रूप से उसे पसंद करते। यह अफसोस की बात थी कि वह आवश्यक शीर्ष 10 फिजिक्स में से अंतिम थी और सबसे महत्वपूर्ण भी। एजल के जागने के बदले में लरेन का बलिदान होना तय था। जब मास्टर जागेंगे तब तक लरेन पहले ही सूखी हड्डियों के ढेर में बदल चुकी होगी। उन दोनों का भाग्य कभी भी मिलने का मौका न मिलने के लिए तय था। लोरी, हम स्वस्थ होने और ठीक होने के लिए एकांत में रहने जा रहे हैं। तुम्हें पहले बाहर जाना चाहिए और एक सेंट होने की आदत डालनी चाहिए, एरा ने लरेन को जाने के लिए कहा। अपने शरीर को बहाल करना उनके लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी। मास्टर्स, जाइए और स्वस्थ होइए। मैं आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपकी रक्षा करूंगी, लरेन ने उत्तर दिया। उसके जवाब ने चारों बहनों को फिर से चौंका दिया। जाहिर तौर पर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लरेन मना कर देगी। ये पहली बार था जब लरेन ने उनकी आज्ञा नहीं मानी। उस समय उसे जो कहा जाता वह वही करती थी। लोरी, हमें तुम्हारी रक्षा करने की ज़रूरत नहीं है। यह इरिडेसेंट सेक्ट के फॉरबिडन एरिया का निषिद्ध हिस्सा है। यहाँ कोई नहीं आएगा और बाहरी लोगों को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।
तुम्हें पहले बाहर जाना चाहिए। हम काम पूरा करने के बाद तुम्हारे पास आएंगे। इस बार सबसे बड़ी बहन मैरन थी जिसने बात की। वह खुद को बहुत स्पष्ट कर रही थी। वह नहीं चाहती थी कि लरेन रुके। बेशक लरेन मूर्ख नहीं थी और वह समझ गई थी। हालांकि वह बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। लेडी मैरन, मैं आपकी शिष्या हूं, इसलिए मैं निश्चित रूप से बाहरी व्यक्ति नहीं हूं। पहली बार इस जगह में प्रवेश करने के बाद मैं काफ़ी उत्सुक हूं, इसलिए मैं यहाँ चारों ओर देखना चाहती हूं। आप सबको ठीक होने के लिए एकांत में जाना चाहिए। मेरी चिंता मत कीजिए, लरेन ने धीरे से कहा। एरा और उसकी बहन ने इसे गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। लरेन ने लगातार 2 बार उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इस लड़की को क्या हुआ है? क्या उसने कुछ नोटिस किया? असंभव। चारों ने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। 9 हेवनली ड्रैगन अरे स्टार किंगडम का नहीं है, तो निम्न स्तरीय सभ्यता की लड़की कैसे बता सकती है कि यह क्या है? किसी भी मामले में, भले ही उसने 9 हेवनली ड्रैगन अरे देखा हो, उसे कैसे पता चलेगा कि इसके नीचे एक इंसान है? लोरी, मैं इसे फिर से कहूंगी, तुम्हें अब जाना चाहिए और हमें किसी की रक्षा की आवश्यकता नहीं है, एरा ने फिर से जोर दिया। लेडी एरा, बस मुझे यहाँ रहने दीजिए और देखने दीजिए। मुझे उत्सुकता है कि इस जगह को फॉरबिडन एरिया के सबसे निषिद्ध हिस्से में क्यों स्थापित किया गया था। लरेन ने फिर से मना कर दिया। उसी समय उसकी आंखों ने कास्ट केव को स्कैन करना शुरू कर दिया। वहां 9 विशाल पत्थर के स्तंभ थे जिन पर सजीव ड्रैगन थे। कास्ट केव के केंद्र में एक धुएं वाला कोल्ड पूल था जिससे खून की तेज गंध आ रही थी। उस जंजीर के साथ जो स्तंभ को कोल्ड पूल से जोड़ती थी, सब कुछ बहुत डरावना लग रहा था। लरेन को आभास था कि वह जो रहस्य जानना चाहती थी वह कोल्ड पूल के नीचे था। अध्याय 2046। वह तब तक नहीं जाएगी जब तक उसके दिल की शंकाएं दूर नहीं हो जाती। यदि उसने यह अवसर गंवा दिया तो वह हमेशा के लिए अंधेरे में रहेगी। उसके टीचर्स अभी खराब स्थिति में थे और एक बार जब वे ठीक हो गए तो वह उनकी प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकती थी, भले ही वह अब एक सेंट थी। उस समय वह केवल दूसरों की दया पर हो सकती थी। इसलिए यह उसका एकमात्र मौका था। लरेन न केवल सुंदर थी, बल्कि बचपन से ही उसका आईक्यू भी उच्च था। अन्यथा कैपिटल सिटी के शीर्ष 2 प्रमुख परिवारों के उत्तराधिकारी स्टैन और क्लिंटन उस पर मोहित नहीं होते और 10 साल की नियुक्ति करने के बाद जाने की जल्दी नहीं करते। उस समय कैपिटल सिटी की पुरानी पीढ़ी के पास लरेन के लिए केवल 2 शब्द थे, पियरलेसली मैग्निफिसेंट। वे 2 शब्द केवल उसकी उपस्थिति से कहीं अधिक का वर्णन करते हैं। एक महिला, चाहे वह कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, उन शब्दों के योग्य नहीं होगी यदि वह बुद्धिमान नहीं है, भले ही वह एक परी के तुलनीय हो। हालांकि लरेन ये जानने में उत्कृष्ट थी कि कब मूर्ख बनना है और कब अपनी बुद्धिमत्ता दिखानी है। जब वह पहली बार इरिडेसेंट सेक्ट में शामिल हुई और 4 प्रतिष्ठित बुजुर्गों को अपने शिक्षकों के रूप में प्राप्त किया, तो उसने खुद को एक अनुभवहीन अच्छी लड़की के रूप में पेश किया जो अज्ञानी और प्यारी भी थी। वह अपने 4 शिक्षकों की आज्ञा मानती थी और कभी आपत्ति नहीं जताती थी। अब उसे लगा कि समय आ गया है, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने विचार व्यक्त किए। ये कहना होगा कि लरेन का समय एकदम सही था। अपने 4 शिक्षकों से अलग होने के कुछ ही समय बाद उसने गुप्त रूप से उनका पीछा किया। चारों बहनें आखिरकार समस्या की गंभीरता से अवगत हो गईं। इस लड़की को जरूर कुछ पता होगा, यदि नहीं तो वह हमारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती रहती। लोरी, यह इरिडेसेंट सेक्ट में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। हमारी अनुमति के बिना कोई भी अंदर नहीं आ सकता, जिसमें तुम भी शामिल हो। मैं तुम्हें अभी जाने का आदेश दे रही हूँ। ये तुम्हारा आखिरी मौका है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम इसका लाभ उठाओगी। अर्सा ने कहा। लेडी अर्सा, मैं नहीं जाना चाहती। लरेन का जवाब सरल और स्पष्ट था। वह अभी भी मना कर रही थी। क्या तुम अपने शिक्षक के आदेशों की अवज्ञा करने जा रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब स्वतंत्र हो क्योंकि तुम एक सेंट हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम अपने वर्तमान रेल्म तक कैसे पहुंची? हम चारों ने इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। क्या तुम हमें इस तरह बदला देने जा रही हो? क्या तुम हमें धोखा देना और हमें गुस्सा दिलाना चाहती हो? अर्सा ने एक सांस में बोलना खत्म करने के बाद वह जोर जोर से हौंफ रही थी। उसका शरीर पहले से ही गंभीर रूप से थका हुआ था और अब वह लरेन से बहुत नाराज थी। इसलिए इससे उसकी शारीरिक स्थिति और खराब हो गई। बाकी तीनों भी लरेन को घूर रही थीं। उनकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। वे अभी भी समझ नहीं पा रही थीं कि निम्न स्तरीय सभ्यता की एक अनुभवहीन छोटी लड़की को अचानक खुलेआम उनका सामना करने का साहस कैसे मिला। उसे हिम्मत किसने दी? यदि उनका शरीर ठीक हो गया होता और वे किसी दुर्घटना से नहीं डरते, तो उन्होंने लरेन को वश में करने और मास्टर के अवशोषित करने के लिए कोल्ड पूल में फेंकने की कार्रवाई पहले ही कर दी होती ताकि उनका कार्य पूरा हो सके। लेडी अर्सा, क्या आप इस मामले को ज़रूरत से ज़्यादा तूल नहीं दे रही हैं? मुझे पता है कि मेरे पास अभी जो कुछ भी है वह आप चारों द्वारा दिया गया है और मैं आपकी बहुत आभारी भी हूँ, लेकिन मैं बस जिज्ञासु हूँ और इस जगह में चारों ओर देखना चाहती हूँ। इस जगह में ऐसा क्या खास है? मैं आपकी अवज्ञा कैसे कर रही हूँ?
मैं आपको धोखा कैसे दे रही हूँ? आप मेरे लिए इतना भुगतान कर सकती हैं, यहाँ तक कि अपने शरीर की कीमत पर भी, लेकिन आप मुझे रुकने नहीं देंगी। ऐसा क्यों है? लरेन ने अपनी कतराती हुई निगाहें वापस ले लीं और अपने शिक्षकों की ओर देखा, उसके चेहरे पर संदेह दिख रहा था। इन शब्दों ने चारों बहनों को कुछ समय के लिए निरुत्तर कर दिया। अध्याय 2047। कास्ट केव में कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। चौथी बहन जियाडा, जो कभी नहीं बोली थी, ने चुप्पी तोड़ी और पूछा, लोरी, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या ये सच में इसलिए है क्योंकि तुम जिज्ञासु हो? क्या तुम इसके कारण अपने शिक्षकों के आदेशों की अवज्ञा करने जा रही हो? क्या तुम्हें पता है कि यदि तुम ऐसा करोगी तो हमारा दिल कितना टूट जाएगा? क्या यह इसके लायक है? मास्टर्स, मैं ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे बस लगता है कि चूंकि आप मेरे लिए इतना त्याग करने को तैयार हैं, तो आपको मुझसे कोई रहस्य भी नहीं छिपाना चाहिए, लरेन ने उत्तर दिया। हमने इसे जानबूझकर तुमसे नहीं छिपाया, लेकिन अभी वह समय नहीं है। जब समय आएगा तो हम निश्चित रूप से तुम्हें अपने सभी रहस्य बता देंगे। आखिरकार तुम हमारी उत्तराधिकारी हो। सच में, वह समय जब आप आखिरकार मुझे बताने का फैसला करेंगे, वह भी तब होगा जब मेरे लिए अपनी अलूरिंग बॉडी को छोड़ने का समय होगा, है ना? लरेन के शब्द अचानक गड़गड़ाहट की तरह थे। ये चारों बहनों के मन में गूंज उठा, जिससे वे चकरा गईं। वे सब अविश्वसनीय आंखों से लरेन की ओर देख रही थीं। उसे मामले की सच्चाई कैसे पता चल सकती थी? चारों बहनों के अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति इस रहस्य को नहीं जानता था। फिर भी लरेन ने उन्हें एक वाक्य में बेनकाब कर दिया। तुम क्या बात कर रही हो? लोरी, तुम्हारे पास ऐसा विचार क्यों है? अपनी अलूरिंग बॉडी छोड़ने से तुम्हारा क्या मतलब है? इससे पहले कि जियाडा बोल पाती, लरेन ने बीच में ही टोक दिया। अब आपको मुझे और धोखा देने के लिए बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि आप मेरी अलूरिंग बॉडी चाहते हैं। किस लिए, मुझे कोई सुराग नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि रहस्य कोल्ड पूल के नीचे छिपा होना चाहिए। अब जब सब कुछ उजागर हो गया था, तो वह भी दिखावा जारी नहीं रखना चाहती थी। वह सीधे पूछेगी या खुद पता लगाएगी। लरेन जानती थी कि चूंकि उसके टीचर्स वर्तमान में कमजोर थे, इसलिए यह उसका एकमात्र मौका था। यदि उसने ये गंवा दिया तो उसे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। यदि उसने ऐसा किया तो वह नुकसान में भी हो सकती थी। एरा और उसकी बहनें लरेन को इस तरह देख रही थीं जैसे ये पहली बार हो कि वे उससे मिल रही हों। उन्हें समझ नहीं आया कि आज्ञाकारी, समझदार, शुद्ध और भोली लड़की ऐसी कैसे बन गई। क्या वह सिर्फ दिखावा कर रही थी? उसके जैसी छोटी लड़की हम चार बूढ़ी महिलाओं से झूठ बोलने में कामयाब रही जो लाखों सालों से जीवित हैं। बेशक ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उन्होंने लरेन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। उन चारों की नज़रों में लरेन जैसी एक युवा लड़की, जो एक निम्न स्तरीय सभ्यता में पैदा हुई थी, उसे अपनी इच्छानुसार नियंत्रित किया जा सकता था। वह उन्हें अपने शिक्षकों के रूप में पाकर बहुत आभारी होगी, तो वे उस पर संदेह क्यों करेंगे? जब बहनें अन्य फजीक से एकत्र कर रही थीं, तो अन्य पीड़ितों को सच्चाई पता चलने के बाद वे उग्रता से विरोध करना शुरू कर देते थे। हालांकि इस अंतिम महत्वपूर्ण क्षण में लरेन ने अप्रत्याशित रूप से उनसे सवाल करना शुरू कर दिया। गजब है, लोरी, तुम्हें ये किसने बताया? सबसे बड़ी बहन मैरन ने आह भरते हुए पूछा। लेडी मैरन, मैं एक निम्न स्तरीय सभ्यता से आई हूँ, और इरिडेसेंट सेक्ट में पहुंचने से पहले ही मुझे लेडी एरा द्वारा यहाँ लाया गया था, इसलिए मैंने इरिडेसेंट सेक्ट के बहुत कम सदस्यों से संपर्क किया है। तो आपको क्या लगता है कि मुझे ये किसने बताया? आप चारों प्रतिष्ठित बुजुर्गों के अलावा इस फॉरबिडन एरिया का रहस्य और कौन जानता है? लरेन ने उत्तर नहीं दिया, बल्कि इसके बजाय दूसरे पक्ष से पूछा। तुम्हें कब पता चला? जब आपने कहा कि आप मेरी ताकत सुधारने में मेरी मदद करने के लिए फॉरबिडन टेक्निक्स का उपयोग करेंगे। लरेन ने उत्तर देना समाप्त करने के बाद एरा के बोलने का इंतजार किए बिना जारी रखा। मैं बहुत आत्म जागरूक हूँ। यहाँ तक कि सेलेस्ट, जो आपके साथ पली बढ़ी, उसे भी ऐसा उपचार नहीं मिल सका। तो मेरे पास ऐसा कौन सा गुण और क्षमता है कि आप मेरी मदद करने के लिए खुद को बलिदान करेंगे? फिर मुझे याद आया कि सेलेस्ट ने एक बार मुझसे कहा था कि हम दोनों का फिजीक एक जैसा है, इसलिए मैंने साहपूर्वक अनुमान लगाया कि आप केवल मेरी अलूरिंग बॉडी चाहते हैं। जहाँ तक सेलेस्ट और मेरी बात है, हम सिर्फ उपकरण हैं। हालांकि मुझे पता नहीं है कि सेलेस्ट, जो इतने सालों से यहाँ है, उसे आप सभी ने क्यों छोड़ दिया। मुझे इसकी स्पष्टता के लिए आप सभी की आवश्यकता होगी। कास्ट केव एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया। चारों बहनें लरेन की ओर देख रही थीं। लरेन ने बिना कोई कमजोरी दिखाए वापस देखा। दोनों पक्ष फिर घूरने की प्रतियोगिता करने लगे। मुझे कहना होगा, लोरी, तुम अब तक की मिली सबसे चतुर महिला हो। तुम स्थिति को किसी भी अन्य की तुलना में बेहतर समझती हो। जब छिपने का समय होता है तो तुम अच्छी तरह छिपती हो और कोई खामी नहीं दिखाती हो। तुम ये भी जानती हो कि खुद को सही समय पर कब उजागर करना है। यदि तुमने ये पहले या बाद में किया होता तो ये तुम्हारे लिए घातक होता। मैरन ने बिना किसी हिचकिचाहट के प्रशंसा की। अध्याय 2048।
प्रशंसा के लिए धन्यवाद। अब जब तुम सब कुछ जानती हो तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि हमें वास्तव में एक अलूरिंग बॉडी की ज़रूरत है। उससे भी बढ़कर हमें एक सेंट की अलूरिंग बॉडी की ज़रूरत है। मैरन ने अब सच्चाई नहीं छिपाई। तो फिर आपने सेलेस्ट का साथ क्यों छोड़ दिया? वह एक लेट सॉवरन रैंकर है, इसलिए वह सेंट बनने से बहुत दूर नहीं है। उसे प्रशिक्षित करना मुझसे बहुत आसान है। लरेन ने संदेहास्पद होकर पूछा। हमने रेड को छोड़ दिया क्योंकि उसकी अलूरिंग बॉडी क्षतिग्रस्त हो गई है और अपना मूल्य खो चुकी है, इसलिए इसी कारण हम अपनी ऊर्जा तुम्हें हस्तांतरित करते हैं। सेलेस्ट की अलूरिंग बॉडी क्षतिग्रस्त हो गई है। लरेन को अचानक समझ आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि चारों शिक्षकों ने सेलेस्ट को आइस कैवन में भेज दिया। ऐसा लगता है कि उसने अपना मूल्य खो दिया है, लेकिन सेलेस्ट की अलूरिंग बॉडी को किसने क्षतिग्रस्त किया? अपनी अलूरिंग बॉडी को नुकसान पहुंचाने के लिए उसे किसी पुरुष के साथ ऐसा करना होगा, है ना? सेलेस्ट द्वारा पसंद किया जाने वाला भाग्यशाली पुरुष कौन था? किसने सेलेस्ट को अपने शिक्षक के आदेश का उल्लंघन करने और यहाँ तक कि खुद को बलिदान करने में भी संकोच नहीं कराया? लरेन ने तेजी से अपना दिमाग दौड़ाया। इसमें कोई शक नहीं था कि अपना मिशन पूरा करने से पहले सेलेस्ट की अलूरिंग बॉडी अभी भी बरकरार थी, अन्यथा चारों शिक्षकों की क्षमताओं के साथ उन्होंने बहुत पहले ही इसका पता लगा लिया होता। मिशन पूरा करने के बाद उसकी अलूरिंग बॉडी क्षतिग्रस्त हो गई। उस स्थिति में ये निश्चित रूप से मिशन के निष्पादन के दौरान हुआ था, इसलिए वापस आते ही उसे पकड़ लिया गया। यह आदमी कौन है? क्या ये? लरेन ने अचानक किसी के बारे में सोचा। असंभव, ऐसा नहीं हो सकता कि वह है। वह कैसे है? निश्चित रूप से नहीं। लरेन ने सेलेस्ट के साथ स्टार किंगडम की यात्रा को सावधानीपूर्वक याद किया। ऐसा लग रहा था कि स्टार मैंशन के युवा प्रमुख अमाडी के अलावा एकमात्र अन्य पुरुष साहिल ही होगा। अमाडी की माँ और सेलेस्ट बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए यह असंभव होना चाहिए क्योंकि अमाडी और सेलेस्ट अलग अलग पीढ़ियों से थे। इसलिए केवल साहिल ही बचा था। अचानक लरेन को याद आया। एक बार वह एक ही समय में सेलेस्ट और साहिल से मिली और सेलेस्ट का चेहरा साहिल को देखकर लाल हो गया। हालांकि यह एक क्षणभंगुर पल था और साधारण लोग इसे नोटिस नहीं कर पाते, लेकिन लरेन ने इसे देख लिया था। उस समय वह थोड़ी उलझन में थी। अब इसके बारे में सोचते हुए उसे एहसास हुआ कि उस समय उन दोनों का चक्कर चल रहा था। अन्यथा सेलेस्ट की ताकत और पहचान के साथ वह क्यों शर्माती? जब उसने इसके बारे में सोचा, सेलेस्ट जानती थी कि यह मामला बंद हो गया है। साहिल ही था जिसने सेलेस्ट की अलूरिंग बॉडी को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन जिस चीज ने लरेन को भ्रमित किया वह ये थी कि साहिल सिर्फ एक बिगिनर अटर्नल था, इसलिए भले ही वह प्रतिभाशाली था, सेलेस्ट उसके प्यार में क्यों पड़ गई? यहाँ किस तरह की अज्ञात कहानियां घटीं? अध्याय 2049। लरेन वाकई बहुत समझदार थी। कोई आश्चर्य नहीं कि लाखों वर्षों से जीवित मैरन जैसी बूढ़ी औरत ने भी उसकी प्रशंसा की। हर कोई केवल मैरन के कुछ शब्दों और उन्हें मिले कुछ सुरागों के भरोसे सटीक विश्लेषण नहीं कर सकता था। साहिल ने सेलेस्ट की अलूरिंग बॉडी को नुकसान पहुंचाया था, हालांकि यह स्वेच्छा से नहीं हुआ था और उसे इसके लिए मजबूर किया गया था। हालांकि ये विवरण अब महत्वपूर्ण नहीं थे। यह एक निर्विवाद तथ्य था कि क्षतिग्रस्त अलूरिंग बॉडी ने बहनों के कार्य को लगभग विफल कर दिया था। सौभाग्य से उन्हें एक और अलूरिंग बॉडी मिल गई। यदि नहीं तो सेलेस्ट का भाग्य आइस कैवन में भेजे जाने से कहीं अधिक बुरा होता। जब लरेन ने इसकी जड़ समझ ली तो वह और भी क्रोधित हो गई। साहिल के प्रति उसका आक्रोश भी गहरा गया। वह किसी भी महिला को स्वीकार कर सकता था, लेकिन उसे नहीं। इस तथ्य ने गौरवान्वित लरेन को अपना गुस्सा रोकने में असमर्थ बना दिया। चाहे कुछ भी हो, उसे साहिल से व्यक्तिगत रूप से इस बारे में पूछना था, अन्यथा लरेन मरने पर भी चैन से नहीं सो पाएगी। यह इसी तरह का आक्रोश था जिसने उसे इतने लंबे समय तक फॉरबिडन टेक्निक में बने रहने की अनुमति दी। यदि उसके बेहोश होने के क्षण में उसके दिमाग में साहिल की उस पर हंसती हुई आकृति नहीं आती तो लरेन इसे कभी भी सहन नहीं कर पाती। बहुत कम समय में ये सब सोचने के बाद लरेन ने आगे कहा, मास्टर्स, मैं जानना चाहती हूँ कि आप अलूरिंग बॉडी क्यों चाहते हैं। यदि संभव हो तो मैं इसे आपको देना चाहूंगी। दिन के अंत में आप अभी भी मेरे शिक्षक हैं और आपने मेरे लिए बहुत त्याग किया है। भले ही कोई गुप्त उद्देश्य हो, मैं फिर भी आभारी रहूंगी। एरा और उसकी बहनें एक दूसरे की ओर देखने लगीं। उन्हें लरेन से ऐसी बात कहने की उम्मीद नहीं थी। यदि संभव हो तो वे भी लरेन को अपने पास रखना चाहते थे, क्योंकि उनके मास्टर जागने के बाद लरेन के बहुत शौकीन होंगे। दुर्भाग्य से उन्हें एक ही समय में प्रकट होने का मौका नहीं मिलेगा। लरेन उन्हें वह नहीं दे सकती थी जो वे चाहते थे, न ही वह स्वेच्छा से उन्हें देगी। लोरी, तुमने हमें साबित कर दिया है कि हम तुम्हारे बारे में गलत नहीं थे। दुर्भाग्य से तुम हमें वह नहीं दे सकती जो हम चाहते हैं, मैरन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। आप वास्तव में क्या चाहते हैं? लरेन ने फिर से पूछा। हम तुम्हारे बारे में सब कुछ चाहते हैं, तुम्हारी जान भी। मैरन के अपना वाक्य पूरा करने के बाद चारों बहनों ने एक साथ कार्रवाई की। एक ही पल में उन्होंने लरेन को घेर लिया और उसके भागने का रास्ता काट दिया।
हालांकि वे बहुत कमजोर थीं, उनके पास युद्ध का अनुभव था, खासकर सबसे बड़ी बहन मैरन और दूसरी बहन अर्सा। वे दोनों कभी पीक ट्रू सेंट्स थीं जो सेक्रेड सेंट्स बनने से केवल एक कदम दूर थीं। ऐसे शक्तिशाली लोग एक स्तर नीचे गिरने पर भी पीक प्री सेंट्स होंगे। वे अभी भी प्री सेंट्स में सबसे मजबूत होंगे। बेशक इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि वे चारों अब बेहद कमजोर थीं और वे बहुत ताकत नहीं लगा सकती थीं। फिर भी उनकी राय में उन्हें लरेन से निपटने के लिए सेना में शामिल होने में कोई समस्या नहीं थी, जो एक बिगिनर सेंट थी जिसने अभी तक अपनी शक्ति में पूरी तरह से महारत हासिल नहीं की थी। शुरुआत में वे किसी भी दुर्घटना से डरते थे, इसलिए वे 100% सफलता दर की गारंटी देने के लिए कार्रवाई करने से पहले ठीक होने तक इंतजार करना चाहते थे। अब जब वे बेनकाब हो गई थीं, तो उनके पास कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे मास्टर को जगाने के लिए पहले केवल लरेन का बलिदान दे सकते थे और फिर बाद में ठीक होने के बारे में सोच सकते थे। जब लरेन ने मैरन का उत्तर सुना और अन्य तीनों की हरकतें देखी तो उसने अपने दिल में चुपचाप आह भरी। निश्चित रूप से स्थिति वैसी ही थी जैसा उसने सोचा था। वे उसकी जान चाहते थे, हालांकि वे उसके बाद उसके साथ क्या करेंगे? लरेन को कोई सुराग नहीं था, शायद वह अभी भी बहुत अनुभवहीन थी। मास्टर्स, क्या हमें वास्तव में इस तरह एक दूसरे से लड़ने की जरूरत है? सच में, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ और मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती। क्या कोई शांतिपूर्ण समाधान नहीं है? लरेन ने विनती भरे स्वर में पूछा। लोरी, चलो अगले जन्म में शिक्षक और शिष्य बनते हैं। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि समय आने पर मैं तुम्हें अच्छी तरह सिखाऊंगी। जहाँ तक इस जीवन का सवाल है, कृपया हमें अपना लक्ष्य पूरा करने दीजिए, ठीक है? अध्याय 2050। लेकिन मैं मरना नहीं चाहती। मुझे अभी भी बहुत सी चीजें करनी हैं। लरेन ने सिर हिलाया। तो फिर हमें ये खुद करना होगा, क्षमा करें। उसके बाद चारों बहनों ने एक साथ लरेन पर हमला किया। शिक्षक एक ही समय में अपनी शिष्या पर हमला कर रहे थे, उसे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। वे अकेले हो सकते थे जो ऐसा करेंगे। इस क्षण लरेन ने अचानक एक अतुलनीय भयंकर ऊर्जा प्रदर्शित की। केवल सेंट्स के पास ही ये था। जैसा कि लरेन ने खुद कहा था, वह अभी मरना नहीं चाहती थी। हालांकि उसके चारों शिक्षक चाहते थे कि वह मर जाए। मामला ऐसा होने पर वह केवल अपने शिक्षकों के खिलाफ ही जा सकती थी। यदि एरा और उसकी बहनें ठीक हो गई होती तो लरेन के पास कोई मौका नहीं होता। इस समय चारों कमजोर थीं, इसलिए इस युद्ध का परिणाम बहुत अप्रत्याशित था। इसलिए लरेन ने मुकाबले के लिए सही समय चुना। इरिडेसेंट सेक्ट के अंदर नोवा बेसब्री से साहिल के आने का इंतजार कर रही थी। ज्यादा समय नहीं हुआ जब उसे साहिल से खबर मिली कि वह फॉरबिडन एरिया की जांच करने आएगा। सेक्ट का फॉरबिडन एरिया जो हमेशा अंधेरे में छिपा रहता था, आखिरकार रोशनी में आ रहा था। इस समय नोवा बहुत घबराई हुई थी। एक प्राचीन सेक्ट के रूप में इरिडेसेंट सेक्ट में 4 प्रतिष्ठित बुजुर्गों के अलावा कोई अन्य सेंट नहीं था। यह उचित नहीं था और स्वस्थ नहीं था। बाकी सभी ने सोचा कि सेक्ट की शिष्याएं प्रतिभाशाली या कड़ी मेहनत करने वाली नहीं थीं। केवल नोवा, जिसने सेक्ट के बारे में विभिन्न जानकारियों को देखा था, कारण जानती थी। सेक्ट की स्थापना के बाद से बहुत से सेंट्स उभरे थे। हालांकि वे लोग या तो अपनी सफलता से पहले एकांत में साधना करने के लिए फॉरबिडन एरिया में जाते थे और कभी बाहर नहीं आते थे, या सफल होने के बाद प्रतिष्ठित बुजुर्गों द्वारा बुलाए जाते थे और फिर फॉरबिडन एरिया में प्रवेश करने पर कभी बाहर नहीं आते थे। संक्षेप में, सब कुछ फॉरबिडन एरिया की ओर इशारा कर रहा था। वहां बहुत सारे रहस्य दबे हुए थे। अब रहस्य उजागर होने वाला था। इस पल बूम 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 तेज धमाकों की एक श्रृंखला ने नोवा के ध्यान में बाधा डाली। क्या हुआ? एक पल में नोवा आसमान में उड़ गई। उसने उस दिशा में देखा जहां अभी तेज आवाज आई थी। क्या वह फॉरबिडन एरिया है? जल्द ही आसमान में अनगिनत आकृतियां दिखाई देने लगीं। जाहिर है उन्होंने भी अभी शोर सुना था। कॉमेंबर्स का एक समूह जल्दी से नोवा के पास आया। लेडी ड्रीम, क्या हो रहा है? फॉरबिडन एरिया से तेज आवाजें क्यों आ रही हैं? हाँ, हम सब ने इसे सुना। क्या फॉरबिडन एरिया में कुछ हुआ? केवल 4 प्रतिष्ठित बुजुर्ग और इस साल की 7 हाई प्रीस्टेसेस की प्रमुख लरेन ही वहां हैं, है ना? क्या हो सकता है? क्या किसी ने फॉरबिडन एरिया में अतिक्रमण किया है? बिल्कुल नहीं। ऐसा करने की हिम्मत कौन करेगा? क्यों नहीं? आइस कैबिन में छिपा हुआ खजाना कुछ ही समय पहले जबरन छीन लिया गया था और 4 प्रतिष्ठित बुजुर्ग कुछ भी नहीं कर सके। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि किसी ने फॉरबिडन एरिया में अतिक्रमण किया हो। सब ने एक एक करके अपनी राय व्यक्त की। नोवा का दिल धड़क गया। क्या ऐसा हो सकता है कि साहिल फॉरबिडन एरिया में घुस गया हो और प्रतिष्ठित बुजुर्गों से लड़ रहा हो? बिल्कुल नहीं। समय के अनुसार उसे अभी भी रास्ते में होना चाहिए। वैसे भी मैं जाकर देखूंगी। नोवा चिल्लाई। सेक्ट के सभी सीनियर्स मेरे साथ फॉरबिडन एरिया की ओर चलें। बाकी सब अभी वापस चले जाएं। बोलने के बाद उसने कमान संभाली और तेजी से फॉरबिडन एरिया की ओर बढ़ी। बाकी सीनियर्स जल्दी से पीछे पीछे हो लिए।
दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।